हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू अनअकैडमी सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। तो आज है हमारा सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की यूनिट नंबर 2 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बोर्ड पे, हम क्या देख रहे हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात हम कहते हैं, एक सिनेरियो को कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास क्या है। सपोज दैट यू हैव अ लिमिटेड पॉकेट मनी। क्या है आपके पास? लिमिटेड पॉकेट मनी है। और आपकी वांट्स क्या क्या है इस लिमिटेड पॉकेट मनी के अगेंस्ट में? आपकी वांट्स है, आपको एक मूवी देखनी है। आपको क्या करना है? आपकी वांट है, सपोज दैट आपको मूवी देखनी है, मोबाइल फोन लेना है, या फिर आपको अच्छे अच्छे क्लॉथ्स बाय करने हैं, या फिर आपको क्या करना है, फूड परचेज करना है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो क्या आपकी लिमिटेड पॉकेट मनी से आप अपनी इन सारी की सारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज है वो कैसे है? लिमिटेड है। दिस इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कमी। तो ऐसी कमी जो आप देख रहे हो अपनी लिमिटेड पॉकेट मनी के अगेंस्ट में, वैसी ही सेम स्कैरसिटी हमारी इकोनॉमी भी देखती है, क्योंकि इकोनॉमी के पास भी क्या होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और इकोनॉमी की जो वांट्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। तो यहीं से क्या होता है, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं कि बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो क्या कह रहा है? देखो ये चैप्टर, एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी फेस्ड बाय एन इकोनॉमी, डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट इकोनॉमी सॉल्व देयर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे ही सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में आने वाली सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। साथ साथ में हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज। तो आप कहोगे प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी हमें एक ही चैप्टर में क्यों पढ़नी है? क्योंकि यूनिट हमें ये बताती है कि जो अलग अलग टाइप की इकोनॉमीज हैं वो अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को किस तरीके से केटर करती हैं। यानी कि अगर इकोनॉमी है कैपिटलिस्टिक, तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें उनका सॉल्यूशन कौन डिसाइड करेगा। सोशलिस्टिक इकोनॉमी है तो उनका सॉल्यूशन कौन डिसाइड करेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी है तो सॉल्यूशन कैसे डिसाइड किया जाएगा। ये सारी ही चीजें हम इस यूनिट में समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। सबसे पहले अब आती है हमारी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स। बेसिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है हमारी इकोनॉमी की? सबसे पहली बेसिक प्रॉब्लम होती है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है? अब सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। इस यूनिट के स्टार्टिंग में अभी हमने बोला कि हमारे पास, यानी कि इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं? लिमिटेड। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो क्या क्या आएगा? तो अगर हम बात करते हैं किसकी? रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज में हमारे पास रिसोर्सेज आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, और अगर हम बात करते हैं तो मनी। आ रही बात समझ में? हम किसकी बात करते हैं? रिसोर्सेज में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, मनी। तो समझने की कोशिश कीजिए, एक कोई इकोनॉमी है जहां पे लैंड कैसा है? लिमिटेड। लैंड भी लिमिटेड होता है, लेबर भी, कैपिटल भी, मनी भी। सपोज दैट एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे हर दो में से एक पर्सन क्या रहता है? बीमार रहता है। अब इस ऐसी इकोनॉमी में हम हॉस्पिटल्स ज्यादा बनाएंगे या ऐसी इकोनॉमी में हम होटल्स ज्यादा बनाएंगे? तो हमने कहा व्हाट टू प्रोड्यूस। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको हमारी इकोनॉमी में हॉस्पिटल्स ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं या हमारी इकोनॉमी में आपको होटल्स ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर डिपेंड किस पे करेगा कि हमारी इकोनॉमी को जरूरत किस चीज की है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस बताएगा कि भाई अगर इल पर्सन ज्यादा है तो आप क्या करो? हॉस्पिटल्स बनाओ, और अगर इल पर्सन कम है तो आप क्या बना सकते हो? होटल बना सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? ये तो बात हो गई हमारी एक क्वेश्चन हमने आंसर दिया व्हाट टू प्रोड्यूस में। साथ साथ में व्हाट टू प्रोड्यूस हमारे एक प्रॉब्लम के बारे में और बात करता है। व्हाट टू प्रोड्यूस कहता है हम कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। अब एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स। समझने की कोशिश कीजिएगा, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और हमारा कैपिटल गुड्स क्या होता है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हम डायरेक्टली क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। आ रही है बस समझ में? कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जैसे हमारी मशीनरी है, प्लांट्स है, ये सब क्या है? हमारे कैपिटल गुड्स। प्लांट एंड मशीनरी है, बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है ना, ऐसी मशीन्स जो कि कंज्यूमर गुड्स बनाने में हेल्प करती है, ऐसी मशीन्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, हमें कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाने चाहिए या कैपिटल गुड्स? ये क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे देख सकते हैं? सपोज दैट हमें ऐसा लगता है कि हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स तो एनफ मात्रा में है,
फ्यूचर में जाके हमें अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ दिखाई दे रही है। हमें लगता है हमारी इकोनॉमी फ्यूचर में जाके ग्रो करेगी, और जब ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की डिमांड इंक्रीज होगी फ्यूचर में, और जब इकोनॉमी में डिमांड फ्यूचर में इंक्रीज होगी तो क्या हमें प्रोडक्शन आज ही इंक्रीज कर देना चाहिए? आंसर इज यस। और आज प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या चाहिए रहेंगे? ज्यादा कैपिटल गुड्स चाहिए रहेंगे। तो हम क्या बनाएंगे? कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाएंगे। आ रही ना बात समझ में? उसके बाद हम किसके बारे में बात करते हैं? ये होता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले हमने देखा कि जैसे कि हमें क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली हमारी जो इकोनॉमी है वहां पे रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। इसी वजह से इकोनॉमी को भी क्या करना पड़ता है? 4 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर क्या करना होता है? ढूंढना होता है। एक था व्हाट टू प्रोड्यूस, समझ में आई बात? व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाए, कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाए, हॉस्पिटल्स ज्यादा बनाए, होटल ज्यादा बनाए, तो इन सब का आंसर ढूंढा जाएगा। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है कि हाउ गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, कि ये जो गुड्स है ना वो प्रोड्यूस कैसे किए जाए। आ रही बात समझ में? ये जो गुड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस किए जाए, हाउ टू प्रोड्यूस द गुड्स। आ रही बात समझ में? कि ये जो गुड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस किए जाए, हाउ टू प्रोड्यूस के बारे में बात हो रही है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास क्या होते हैं? 2 तरीके होते हैं किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एक तरीका होता है लेबर इंटेंसिव, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कैपिटल इंटेंसिव। अभी कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि जब भी हम कुछ प्रोडक्शन करेंगे तो इसमें हम लेबर की हेल्प ज्यादा लें या फिर हम इसमें कैपिटल की हेल्प ज्यादा लेंगे, लेबर या कैपिटल। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम गुड्स बना रहे हैं और हमें क्वेश्चन डिसाइड करना है कि लेबर से बनाए हम गुड्स ज्यादा या कैपिटल से बनाए, ये डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इकोनॉमी के ऊपर। सपोज दैट हमारी इकोनॉमी जो हमारी इंडिया है, यहाँ पे लेबर ज्यादा है, ये यहाँ पे पैसा ज्यादा है, यानी कि मशीनरी ज्यादा है। आंसर इज ऑब्वियस, इंडिया में लेबर ज्यादा है, इसी वजह से इंडिया की लेबर इज अ चीप लेबर। आपको अगर पता हो कि इंडिया में जो लेबर होती है ना वो सस्ते रेट पे अवेलेबल होती है और कंपैरिजन टू द कैपिटल, यानी कि अगर आपको लोन लेना है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगी ज्यादा, और अगर आपको लेबर को अपॉइंट करना है तो उसको आपको पेमेंट देना पड़ेगा कम। वहीं अगर आप अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज को देखो तो वहां क्या होता है? जो लेबर होती है वो तो मिलती है महंगी, और जो कैपिटल मिलती है यानी कि जो लोन मिलता है वो मिलता है सस्ता। तो सपोज दैट हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर का यूज करें कैपिटल का, ये डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है। अगर हमारी इकोनॉमी इज अ लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी, यानी कि अगर हमारी इकोनॉमी में लेबर ज्यादा है तो हमें लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाने चाहिए। और अगर हमारी इकोनॉमी में कैपिटल ज्यादा है, अगर हमारी इकोनॉमी में क्या है? कैपिटल ज्यादा है, तो इस केस में हमें क्या बनाने चाहिए? कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को बनाना चाहिए। आ रही है बात समझ में? अब आती है बात समझ में कि इससे होगा क्या, लॉन्ग टर्म में जाके क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारी कंट्री केवल लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएगी तो इससे क्या होगा? हमारी कंट्री में ऐसे गुड्स होंगे ही नहीं जिसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो देखो ऐसा नहीं होता। अगर आपको पता हो कि हमारी जो कंट्री होती है और जो बाकी कंट्रीज होती हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या करती है? डील करती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि कुछ प्रोडक्ट हम अपनी इंडिया में बनाएंगे और कुछ प्रोडक्ट क्या करेंगे, जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। समझने की कोशिश कीजिए। अब हमें बनाने कौन से प्रोडक्ट चाहिए? हमें बनाने चाहिए वो प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ सस्ते में बन रहे हैं। आ रही बात समझ में? और हमें इंपोर्ट कौन से प्रोडक्ट करने चाहिए? ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ महंगे में बन रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब इससे होगा क्या, देखिए, लेबर इंटेंसिव कंट्री लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएगी, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाएगी। लेबर इंटेंसिव कंट्री यानी कि अगर हम इसको एक नाम दे दें, लेबर इंटेंसिव कंट्री को हम नाम देंगे इंडिया, और अगर हम बात करें कैपिटल इंटेंसिव कंट्री को जो हम नाम देंगे वो क्या देंगे? हम यूएसए। आ रही बात समझ में? तो हमने नाम दिया कि हमारी जो इंडिया है वो क्या बनाएगी? लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएगी। हमारी जो इंडिया है वो क्या बनाएगी? लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएगी। और वहीं अगर हम बात करें हमारी जो इंडिया है वो क्या बनाएगी? लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएगी। और जो यूएसए है वो क्या बनाएगी?
यूएसए बनाएगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। तो इस केस में क्या होगा, इंडिया तो बनाएगी लेबर इंटेंसिव गुड्स और इंडिया एक्सपोर्ट भी करेगी लेबर इंटेंसिव गुड्स, और जो यूएसए है वो बनाएगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स और यूएसए एक्सपोर्ट भी करेगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। यानी कि इजी भाषा में इंडिया बनाएगी तो लेबर इंटेंसिव गुड्स, और अगर इंडिया इंपोर्ट करेगी तो इंपोर्ट क्या करेगी, इंडिया इंपोर्ट करेगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को। आ रही बात समझ में? हमने क्या बात की, इंडिया बनाएगी कैसे गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको बनाने में लेबर ज़्यादा चाहिए, और इंपोर्ट कौन सी गुड्स करेगी, ऐसे गुड्स जिनको बनाने में कैपिटल ज़्यादा चाहिए। दूसरी तरफ जो यूएसए है वो क्या करेगी, दूसरी तरफ ये जो हमारी यूएसए है, वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं ये हमारी यूएसए क्या करेगी कि बनाएगी कैसे गुड्स, ऐसे गुड्स बनाएगी जिनको बनाने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, और ऐसे गुड्स को क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी जिनको बनाने में क्या चाहिए थी, लेबर ज्यादा चाहिए थी। आ रही है बात समझ में? इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। हमने क्या बात की, अब फ्यूचर में जाके क्या होगा, इंडिया में जैसे ही इंडिया लेबर इंटेंसिव गुड्स ज्यादा बनाएगी, इंडिया में लेबर की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही लेबर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, हमने समझा था कि जो डिमांड और प्राइस में डायरेक्ट कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर हम वैसे बात करें, डिमांड अगर बढ़ने से क्या हो रहा है, और अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड पे कैसे पड़ता है, तो इनवर्स रिलेशन होता है। तो समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी गुड्स के अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे ही आज हम बनाएंगे लेबर इंटेंसिव गुड्स, तो लेबर की डिमांड बढ़ी, लेबर की डिमांड बढ़ने से लेबर के जो प्राइस है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो फ्यूचर में जाके क्या होगा, सपोज दैट ये इंडिया के लेबर के प्राइस है और ये यूएसए के लेबर के प्राइस है। अब यूएसए क्या करेगा, यूएसए बनाएगा कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, तो लेबर के प्राइस फ्यूचर में जाके रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि लेबर की डिमांड रिड्यूस हो रही है। आ रही बात समझ में? और इंडिया बना रहा है लेबर इंटेंसिव गुड्स, तो लेबर इंटेंसिव गुड्स धीरे धीरे करके लेबर के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो लेबर इंटेंसिव गुड्स जो लेबर है ना, उसके जो वेज रेट है वो फ्यूचर में जाके दोनों भी इकोनॉमी में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। यानी कि फ्यूचर में जाके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उन सबके प्राइस क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, अगर हमारी कंट्री वही गुड्स प्रोड्यूस करे जिसको बनाने में हमारी कंट्री एफिशिएंट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, कि हमें कैसे गुड्स बनाने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज क्या है। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया हमारा क्या, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के बाद आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, हमें ये प्रोडक्शन किसके लिए करना चाहिए। सपोज दैट मैं ज्वेलरी का प्रोडक्शन कर रही हूँ अपनी कंट्री में, तो ज्वेलरी का प्रोडक्शन किसके लिए करूंगी, रिच पीपल के लिए। आ रही है बात समझ में? फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है ये गुड्स जो हमने डिसाइड किया अभी तक ऊपर से, ये गुड्स हमें किसके लिए प्रोड्यूस करने चाहिए। तो अगर हम कहें रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करने चाहिए या पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, अनइक्वल का मतलब क्या होता है कि अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है, अगर ऐसा कुछ है तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, अंदाजा लगाना चाहिए कि अमीर लोग कितने होंगे, थोड़े से होंगे। तो हमारा फोकस किस पर होना चाहिए कि जो हम ऐसे गुड्स बना रहे हैं जो एक्सपेंसिव ज़्यादा है वो थोड़े ही बनाए, और ऐसे गुड्स जो इनएक्सपेंसिव वो ज़्यादा बनाए। आ रही बात समझ में? पर अगर हम कहें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल होगा तो लगभग सारे ही लोग क्या होंगे, एवरेज अगर हम बात करें एवरेजली सारे ही लोग क्या होंगे, पैसे वाले होंगे। तो सबके लिए हम क्या बनाएंगे, महंगे महंगे गुड्स बनाएंगे। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग द पीपल बेस्ड ऑन द इनकम एंड द बाइंग कैपेसिटी, यानी किसके लिए क्या बनाए, डिपेंड करता है उसकी इनकम पे और उसकी बाइंग कैपेसिटी पे, और हाउ गेट्स हाउ मच शेयर, हु गेट्स हाउ मच शेयर, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, हु गेट्स हाउ मच शेयर, इसी का मतलब क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। किसका मतलब है इसका, आ रही बात समझ में? आगे चल सकते हैं हम। उसके बाद आता है हमारा अगला वाला पॉइंट कि प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आप लोग क्या बन जाते हो, सीए बन जाते हो, और सीए बनने के बाद आपकी जॉब लगती है। जो आपकी जॉब लगती है उसमें आपको जो मंथली पैकेज मिलता है वो सपोज दैट आपको 1 लाख पर एनम का, यानी कि 1 LPA का मिलता है। अब क्या ये जो 1 लाख रुपए आपके पास मंथली आएंगे, क्या आप उस 1 लाख को पूरा का पूरा खर्च कर दोगे उसी मंथ में? आंसर इज नो।
क्यों? आप क्या करोगे? फ्यूचर के लिए को सेविंग करोगे। फ्यूचर के लिए सेविंग आपको क्यों करनी है? क्योंकि आपको यह है आज का खर्चा तो मैं चला ही लूंगी, साथ साथ में फ्यूचर के लिए कुछ रुपए में बचा के रखूंगी, ताकि फ्यूचर में जाके भी क्या रहे, मेरे पास स्कोप ऑफ ग्रोथ रहे, कि जो पैसे मैं आज बचा रही हूँ वो कल जाके कहीं ना कहीं ग्रोथ कर पाए। आ रही ना बात समझ में? तो देखिए 3 तो प्रॉब्लम बेसिक होती हैं जो अभी तक आपने क्या कर पढ़ी होंगी, 11th में आपने ये 3 प्रॉब्लम पढ़ी होंगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। पर जो 4th प्रॉब्लम है आपने फ्यूचर जो 11th है उसमें नहीं पढ़ी होगी, कि व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर के लिए क्या प्रोविजन बनाए जाए। आ रही है बात समझ में? तो ये देखिए किसके बारे में बात करता है, ये हमारा बात करता है सेविंग वर्सेस कंजम्पशन डिसीजन के बारे में, यानी कितना पैसा सेव करना चाहिए और कितना पैसा क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। साथ साथ में इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर, अब जो पैसे आप बचाओगे क्या उसे घर पर रख लोगे? आंसर इज नो। आप क्या करोगे? उसकी एफडीज कराओगे, म्यूचुअल फंड में डालोगे, शेयर्स में लगाओगे, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे हम उस पैसे को। और साथ साथ में हम किसके बारे में बात करते हैं, बैलेंस प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड। साथ साथ में हमें फ्यूचर की नीड को भी बैलेंस करना है और प्रेजेंट की नीड को भी बैलेंस करना है। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं किस पे, इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। अब उसके बाद देखिए इकोनॉमिक सिस्टम मीनिंग बता रहा है कि सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी केवल और केवल इसे टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स पे जाने के लिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा और क्या कर लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात पढ़ी हमने। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, तो हम लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, ये एक प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं। सेम ऐसी ही प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी फेस करती है और उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। आ रही है बात समझ में? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में हमने बात की कि इकोनॉमी के पास 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमी के पास, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमी के पास, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड फोर्थ प्रॉब्लम होती है कि व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये किस पर डिपेंड करेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कंज्यूमर गुड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या होटल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हाउ टू प्रोड्यूस डिपेंड किस पे करता है कि हमारी कंट्री लेबर इंटेंसिव कंट्री है या कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है। इंटेंसिव का मतलब होता है अबंडेंस, यानी कि हमारी कंट्री में कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी कमी नहीं है। तो हमारी इकोनॉमी इंडिया में कौन सा ऐसा फैक्टर है, लेबर, जिसकी कमी नहीं है। इसी वजह से इंडिया की लेबर को क्या कहा जाता है, चीप लेबर कहा जाता है। इनके सस्ते रेट पे जो लेबर मिल जाती है उसे कहा जाता है चीप। का मतलब क्वालिटी से नहीं है, चीप का मतलब क्या, सस्ते रेट पे जो लेबर मिल जाती है उसको कहा जाता है चीप लेबर। उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा, हमने बात की इंडिया के पास अगर लेबर ज़्यादा है तो इंडिया को ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, ऐसे गुड्स बनाने चाहिए जिसमें कि लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। दूसरी बात अगर हम करें किसकी, अमेरिका की, तो अमेरिका के पास क्या है, अमेरिका के पास कैपिटल ज़्यादा है, तो अमेरिका को ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिनमें कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आ रही है बात समझ में? तो अमेरिका को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने चाहिए और लेबर इंटेंसिव गुड्स का इंपोर्ट करना चाहिए। वैसे ही इंडिया को क्या करने चाहिए, लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाने चाहिए और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो हमने इसमें डिसाइड किया रिच के लिए बनाने हैं गुड्स, पुअर के लिए बनाने हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे। आ रही है बात समझ में? और लास्ट पॉइंट क्या था हमारा कि व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर के लिए हमें क्या प्रोविजन बना के रखने हैं। सबसे पहली बात समझने की कोशिश कीजिएगा फ्यूचर के लिए हमें क्या प्रोविजन बनाने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कि देखिए अगर हम जो आज पैसे कमा रहे हैं, अगर सारे के सारे पैसे हम आज ही खर्च कर देंगे तो फ्यूचर में जाके जो ग्रोथ है उसके होने का चांस कम हो जाएगा। इसी वजह से क्या करो, आज जितना कमा रहे हो थोड़ा सा पार्ट निकाल दो, सेव कर लो, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में जाके क्या कर लेना है, इसे यूज कर लेना फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आ रही है बात समझ में? अब उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि क्वेश्चंस तो हमने समझ लिए, क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे लगभग अभी हमने बैठ के समझे, पर ये जो क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशंस डिसाइड कौन करता है, इनके सॉल्यूशन प्राइवेट एंटरप्राइज डिसाइड करते हैं या इनके सॉल्यूशन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये समझने के लिए आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज की, अगर हम कहें पावर टू एक्सपेंड द रिसोर्सेज किसके पास है, यानी कि रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार किसके पास है, तो यही हम कहते हैं कि अगर रिसोर्सेज के ऊपर जो पूरा का पूरा अधिकार है वो किसका है, गवर्नमेंट का है, तो हमारी इकोनॉमी इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी।
आ रही है बात समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार किसके पास है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस के पास है, तो इसको हम कहते हैं कौन सी इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और अगर हम कहते हैं कि भाई जो रिसोर्सेज हैं उसका जो अधिकार है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के पास मिला के है, तो हम कहते हैं इसको मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जिसके पास रिसोर्सेज को खर्च करने की पावर होगी वही पर्सन क्या करेगा, इन चारों भी क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर फ्यूचर। आ रही बात समझ में? आगे चल सकते हैं। चलिए अब उसके बाद समझते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है। अच्छा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या फिर अगर हम समझने की कोशिश करें सोशलिस्टिक मिक्स इकोनॉमी समझने से पहले एक छोटा सा पार्ट और कराना है इसमें। छोटा सा पार्ट कराना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। सबसे पहले जो छोटा सा पार्ट हमें कराना है वो कौन सा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? अच्छा, इसको बताने के लिए हमें एक टेबल भी लेनी पड़ेगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बताता है कि किसी भी रिसोर्सेज को आप अल्टरनेटिव वे में यूज कर सकते हो। तो उस अल्टरनेटिव वे में जब आप यूज कर रहे हो तो किस कॉम्बिनेशन में आप दो गुड्स को बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, एक है गुड नंबर ए और एक है गुड नंबर बी। आ रही है बात समझ में? आप इनकी कितनी कितनी यूनिट बना सकते हो इसके बारे में बात करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सपोज दैट हम कह रहे हैं कि अगर आप ए की 0 यूनिट बनाओगे तो आप बी की 10 यूनिट बना सकते हो। अगर आप ए की 2 यूनिट बनाओगे तो आप बी की 8 यूनिट बना सकते हो। या तो अगर आप कह रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, ए की कितनी यूनिट बना रहे हो, 4 यूनिट बना रहे हो, तो बी की 6 यूनिट बना सकते हो। या तो आप ए की कितनी यूनिट बना रहे हो, 6 यूनिट बना रहे हो, तो बी की 4 यूनिट बना सकते हो। या तो आप ए की कितनी यूनिट बना रहे हो, 8 यूनिट बना रहे हो, तो बी की आप कितनी यूनिट बना सकते हो, 2 यूनिट बना सकते हो। और अगर आप ए की 10 यूनिट बना रहे हो तो बी की जो यूनिट है आप कितनी बना सकते हो, 0। ये तो हमने लिए टेबल। अब इस टेबल को क्या करेंगे, हम एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी हम टेबल को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, जो पीपीसी होता है उसका ग्राफ होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी कि अगर हम बात करें कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब कैसे इस तरीके का दिखाई देता है समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कह रहे हैं ये है कॉमोडिटी बी और यहाँ है हमारी कॉमोडिटी ए। तो आप क्या देख रहे हो, बी में अगर हम यहाँ पे से एरो लगाने स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लगाएं तो 1 2 3 4 5। आ रही बात समझ में? अब समझने की कोशिश कीजिएगा। बी में हम मार्किंग लिख लेते हैं। ये है सपोज दैट 10। 10 के बाद अगर हम बात करें ये है 8, फिर उसके बाद अगर हम बात करें 6 और यहाँ पे भी अगर हम लें 6 के साथ साथ की लेते हैं कि यहाँ पे लेते हैं 4। 4 के बाद यहाँ ले लेते हैं हम 2। अच्छा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 4 2 और यहाँ पे लेते हैं 0। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, हमने क्या बात की थी, जब भी हम क्या करते हैं कॉमोडिटी बी की 10 यूनिट बनाएंगे, जब भी हम क्या करेंगे कॉमोडिटी बी की कितनी यूनिट बनाएंगे, 10 यूनिट बनाएंगे। यहाँ पे हमारा 10, तो जब भी हम 10 यूनिट बनाएंगे कॉमोडिटी बी की तो हम ए की कितनी यूनिट बनाएंगे, 0। देखिए दिखाई दे रहा है ना, जब भी हम बी की 10 यूनिट बना रहे हैं ए की यूनिट कितनी बना रहे हैं हम, 0। दूसरा अगर हम बात करते हैं, अगर हम बी की कितनी यूनिट बना रहे हैं 8, अगर हम बी की बना रहे हैं 8 यूनिट तो हम कितनी यूनिट बना पा रहे हैं, इसकी 2 यूनिट। ए की कितनी यूनिट बना पा रहे हैं हम, ये ए और ये है हमारा बी। तो अब हम कह रहे हैं जब भी हम बी की क्या करें 8 यूनिट बना रहे हैं तो हम ए की यूनिट बना पा रहे हैं 2। उसके बाद हम बात करें जब भी हम क्या कर रहे हैं बी की यूनिट बना रहे हैं 6 तो हम ए की यूनिट कितनी बना पा रहे हैं, 4। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा रफ हो गया है ये डायग्राम, अगर आप चाहो इसको कर सकते हो। अगर आप चाहें तो हम एक दोबारा से डायग्राम बना सकते हैं इसका। सेकंड, देखिए यहाँ बना सकते हैं हम इसका डायग्राम।
देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम हम यहाँ बना सकते हैं। सबसे पहले ऊपर ले लेते हैं 10, फिर उसके नीचे ले लेते हैं 8, फिर उसके नीचे ले लेते हैं 6, फिर ले लेते हैं 4, फिर ले लेते हैं 2 और यहाँ ले लेते हैं 0। फिर सेम यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और यहाँ पे 0 और हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया ऐसे। आ रही बात समझ में? तो हमने कहा जब हम क्या कर रहे हैं, बी की यूनिट बना रहे हैं 10, तो हम ए की यूनिट कितनी बनाएंगे? जब बी की 10 यूनिट है तो ए की यूनिट 0। फिर उसके बाद हम बात करें जब बी की हम 8 यूनिट बना रहे हैं तो हम ए की कितनी यूनिट बना रहे हैं? 2। उसके बाद हम कह रहे हैं जब हम बी की 6 यूनिट बना रहे हैं तो हम ए की कितनी यूनिट बना रहे हैं? 4। जब हम बी की कितनी यूनिट बना रहे हैं? 4, तो ए की कितनी यूनिट बना रहे हैं हम? 6। और जब हम क्या कर रहे हैं, 2 यूनिट बना रहे हैं बी की, तो ए की कितनी यूनिट बना रहे हैं हम? 8। और जब हम 0 यूनिट बना रहे हैं बी की, तो ए की कितनी यूनिट बना रहे हैं? 10। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो कैसा होता है? हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। आ रही बात समझ में? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक रिलेशन बताता है दो कॉमोडिटी के बीच में। जब हमारे रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड। तो रिसोर्सेज कहते हैं आप क्या कर सकते हो, ए और बी में मुझे किसी पे भी खर्च कर सकते हो। केवल और केवल पीपीसी ये बताता है कि ए और बी जब आप दोनों भी यूनिट बनाओगे तो वो किस कॉम्बिनेशन में बनाई जा सकती है। आ रही बात समझ में? थैंक यू। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे कुछ टाइप ऑफ इकोनॉमीज की। टाइप ऑफ इकोनॉमीज में सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ना है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, व्हाट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? क्या होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है। हम कह रहे हैं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है? जब भी सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी भी इकोनॉमी में ओन किए जाते हैं बाय द प्राइवेट इंटरप्राइजेस, तो इसको हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्या कहा हमने? जब भी कोई भी अगर हम क्या कहते हैं, जो फैक्टर ऑफ रिसोर्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो अगर कैपिटल इंटरप्राइजेस क्या करते हैं, होल्ड करते हैं किसी भी इकोनॉमी में, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। आ रही बात समझ में? प्राइवेट ओनरशिप जहां होती है वो होता है हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। दूसरी बात हम किसके बारे में करते हैं कि अगर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, तो इस केस में हम कहते हैं, और साथ साथ में रिसोर्सेज कैसे खर्च करने हैं ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो वो होते हैं हमारे सोशलिस्टिक इकोनॉमी। आ रही बात समझ में? वो क्या होते हैं? हमारे सोशलिस्टिक इकोनॉमी। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि जो रिसोर्सेज है वो ओन कौन कर रहा है? बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द इंटरप्राइजेस, मिलजुल के क्या किए जा रहे हैं? रिसोर्सेज ओन किए जा रहे हैं, तो वो आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी में। आ रही बात समझ में? हम क्या करते हैं, आगे जाने से पहले थोड़ा सा स्टडी मटेरियल में से क्या कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। देखिए ये आपका स्टडी मटेरियल, इस स्टडी मटेरियल में हम क्या देख रहे हैं? देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सब कुछ पढ़ने से अच्छा हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि एवरी इकोनॉमिक सिस्टम बी इट कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड हैज टू डील विद इट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज relative to the wants for them. This is generally called the central economic problem. The central economic problem is further divided into 4 basic economic problems. These are what to produce, how to produce, for whom to produce and what provision should be made for future. उसके बाद देखिए क्या कहता है कि what to produce में क्या कहता है कि since the resources are limited, every society has to decide which goods and services should be produced and how many units of each goods or services should be produced. यानी कि हम कह रहे हैं क्या गुड्स बनानी चाहिए और किस मात्रा में बनानी चाहिए, कितने बनानी चाहिए और किस मात्रा में बनानी चाहिए, क्या बताते हैं हमारा what to produce. An economy has to decide whether more guns should be produced or more butter should be produced, or whether more capital goods like machine, equipment, dam, etc. should be produced.
will be produced or more consumption goods such as cell phone will be produced. Not only the society has to decide about what goods are to be produced, it has also to decide in what quantities of each goods would be produced. In nutshell, a society must decide how much wheat, how many hospitals, how many schools, how many machines, how many meters of the clothes have to be produced. यानी केवल और केवल what to produce किसके बारे में बात कर रहा है कि क्या गुड्स बनाने हैं और ये जो गुड्स बनाने हैं ये किस क्वांटिटी में बनाने हैं, कितने गुड्स बनाने हैं, हाउ एंड इन व्हाट क्वांटिटी द गुड शुड बी प्रोड्यूस. ये बात करता है किसके बारे में, व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में. आगे अगर हम बात करते हैं किसकी, हाउ टू प्रोड्यूस. तो हाउ टू प्रोड्यूस केवल और केवल सीधी मात्रा में अगर हम समझ लें कि हाउ टू प्रोड्यूस किसके बारे में बात करता है कि हम लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएं या फिर हम कैसे बनाएं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाएं. लाइकवाइज ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इट हैज टू डिसाइड वेदर टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. Obviously, the choice would depends on the availability of the different factor. यही हमने बात की थी कि लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव, ये डिपेंड करता है कि कौन से फैक्टर अवेलेबल है एंटिटी में. आ रही बात समझ में. फिर उसके बाद वो क्या कहता है, इट इज सोसाइटीज इंटरेस्ट टू यूज दोज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दैट मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. जिस भी तरीके से अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है उसी तरीके से हमें क्या करनी चाहिए, गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए. अगला कहता है फॉर होम टू प्रोड्यूस. फॉर होम टू प्रोड्यूस देखो क्या कहता है, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, इट हैज टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल इनकम. यानी कहीं ना कहीं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है कि हर पर्सन का नेशनल इनकम में क्या हिस्सा है, क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से क्या होगा, ये फॉर होम टू प्रोड्यूस क्वेश्चन का आंसर लिया जाएगा. नेक्स्ट कहता है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. क्या कहता है देखो, अ सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज ऑल इट्स स्केयर रिसोर्सेज फॉर करेंट कंजम्पशन ओनली. दिस इज बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर ऑल द रिसोर्सेज फॉर करेंट कंजम्पशन एंड नो प्रोविजन इज मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन. आगे कहता है द सोसाइटीज प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड नॉट इंक्रीज. दिस implies that income or standard of living of people would remain stagnant and in the future the level of living may actually decline. Therefore, a society has to decide how much saving and investment should be made for future progress. तो वो क्या कह रहा है देखो, यहाँ पे लाइन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती है, दिस इज बिकॉज इट यूज ऑल द रिसोर्स फॉर करंट कंजम्पशन, नो प्रोविजन इन मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन. तो वो कह रहा है सोसाइटी प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड नॉट इंक्रीज. यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर हम आज कुछ पैसा बचा के चलेंगे तो सोसाइटी आगे जाके क्या कर पाएगी, ग्रोथ करने के लिए कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाएगी. अगर मैं आज 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, उस 1 लाख रुपए में से मैं क्या कर रही हूँ, 50,000 रुपीज को सेव कर रही हूँ, तो ये 50,000 रुपीज फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं अगर हम बात कर रहे हैं जो भी गुड्स मुझे प्रोड्यूस करने हैं उन गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएंगे. आ रही बात समझ में. सपोज दैट मैंने एक फैक्ट्री ओपन कर रखी है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, इस टॉय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से मुझे जो भी इनकम होती है उस इनकम को क्या कर लेती हूँ, कुछ पार्ट में सेव कर लेती हूँ. और ये जो सेव पार्ट है इसको मैं यूज करूंगी फ्यूचर में जाके नए प्लांट एंड मशीनरी अपनी फैक्ट्री में क्या करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए. आ रही बात समझ में, इंस्टॉल कराने के लिए. अगर ऐसा कुछ है और जब मैं फ्यूचर में जाके नई अपनी जो फैक्ट्री है उसमें न्यू प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल कराऊंगी तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. आ रही बात समझ में. उसके बाद वो क्या कह रहा है देखिए, तो उसके बाद बात कर रहा है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की, सोशलिस्टिक इकोनॉमी की, मिक्स्ड इकोनॉमी की. अब इसके उससे पहले इसको रीड करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको आराम से क्या कर लेते हैं, पहले समझते हैं फिर इसकी रीडिंग हम करेंगे. तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम कहाँ थे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पे थोड़ा सा आ जाते हैं. यस. अब उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. तो हम कहते हैं जब भी प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी ओनरशिप कैसी होती है, प्राइवेट होती है, तो ये आता है हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में. जैसे हम बात करते हैं, एक होता है हमारा जैसे अगर हम बात करें, अगर सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन करे हुए हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने, तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस मैनर में खर्च करना चाहेंगे. अगर सपोज दैट सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों ने ओन कर रखी हैं तो आप इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैसे खर्च करोगे.
आप सोचोगे जिस मैनर में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा मैं उसी मैनर में क्या करूंगा, इन रिसोर्सेज को खर्च करूंगा। यानी कि आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा वो प्रॉफिट मोटिव होगा। आ रही बात समझ में? तो वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे कि प्राइवेट ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिट मोटिव इज ड्राइविंग फोर्स, यानी कि जिस तरीके से आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आप उसी तरीके से क्या करोगे, रिसोर्सेज को खर्च करना पसंद करोगे। आ रही है बात समझ में? अगला कह रहा है कि गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है। यानी कि जब सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होते हैं, प्राइवेट ओनरशिप में होते हैं, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस लगभग लगभग कैसा होता है, नील होता है। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। उसके बाद अगर आप सोचोगे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में एग्जांपल ले सकते हो यूएसए का, कि यूएसए इज अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यूनाइटेड स्टेट इज अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। आ रही है बात समझ में? यूएसए इज अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सबसे पहला फीचर क्या होता है, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आ रही बात समझ में? यानी कि जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज होते हैं उन्हीं के पास सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। नेक्स्ट कहता है फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज का मतलब जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं उनके पास फ्रीडम होती है कि वो चाहे जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, चाहे जितना कम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जितना प्राइस चाहे उतना प्राइस चार्ज कर सकते हैं। यानी कि इनके पास क्या होती है, फ्रीडम होती है टू डिसाइड द प्रोडक्शन कैपेसिटी, टू डिसाइड द प्राइस। इनके पास हर चीज की क्या होती है, फ्रीडम होती है। तो फ्रीडम वाला पॉइंट समझ में आ गया, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अगला पॉइंट कहता है फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस है, जिस तरीके से प्रोडक्शन करना है, जैसा प्रोडक्शन करना है करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। साथ साथ में क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। अगर आपको पता हो कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वही क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। यानी कि इन्हें क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लगती है इन्हें तो केवल। आ रही बात समझे? तो प्रॉफिट मोटिव होता है। साथ साथ में कंज्यूमर सोवरेनिटी। देखिए यहाँ आपको दिखाएगा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होती है, कंज्यूमर सोवरेनिटी। एक बार कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के डिमेरिट्स देखेंगे हम। डिमेरिट में एक्सप्लॉइटेशन, अच्छा एक सेकेंड, कंज्यूमर सोवरेनिटी है ना, डिमेरिट से कंज्यूमर सोवरेनिटी। जब आप हम बुक से पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे कि कंज्यूमर सोवरेनिटी फीचर भी होता है और डिमेरिट में लिखा हुआ है कि कंज्यूमर सोवरेनिटी जो होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के केस में मिथ होता है। पढ़ेंगे अभी हम आराम से। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर ही भगवान है। कंज्यूमर भगवान है कैसे? अब एक बात बताइए, अगर आपकी जो इकोनॉमी है उसमें कंज्यूमर कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए, ये सिगरेट चाहिए, और आप अल्कोहल जिस कंट्री में ज़्यादा चाहिए उस कंट्री में आप फ्रेश फ्रूट जूसेस की सेल करोगे, तो क्या उस कंट्री में वो फ्रेश फ्रूट जूसेस जो है वो बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, सेल आउट होंगे या नहीं? आंसर इज नो। तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है फ्रेश फ्रूट जूसेस का वो तो बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार हो जाएगा? क्योंकि कंज्यूमर्स को चाहिए क्या, अल्कोहल। तो जिस कंट्री में कंज्यूमर की जो डिमांड होगी आप उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करोगे ना। यानी कंज्यूमर ही भगवान है। कंज्यूमर चाहे अच्छी चीज डिमांड करे, चाहे कंज्यूमर बेकार चीज डिमांड करे, हम केवल और केवल कौन सी गुड्स बनाएंगे, जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। इसी वजह से हम कहते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर ही क्या होता है, भगवान होता है। हरी बात समझ में? कंज्यूमर ही क्या होगा, भगवान होगा। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। जब सारे के सारे रिसोर्सेज किसके पास है, प्राइवेट लोगों के पास है, और हर किसी को क्या करना है, प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट कमाना है, तो कहीं ना कहीं सबके बीच में क्या होगा, कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या है, लोग कहेंगे कि हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, कोई दूसरे कॉम्पिटिटर कहेंगे हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो प्राइवेट कैपिटलिस्टिक में क्या होता है, एक फीचर होता है किसका, कंपटीशन का। नेक्स्ट कहता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये हमने बात की थी कि जब रिसोर्सेज का जो ओनरशिप है वही प्राइवेट इंटरप्राइजेस के पास है, तो इस केस में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। और गवर्नमेंट का जो अगर इंटरफेरेंस होता भी है वो भी कैसा होता है, काफी लिमिटेड होता है। जनरली एब्सेंस ही होती है गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की, पर कभी कभार होगा भी तो कैसा होगा, काफी लिमिटेड इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हाउ कैपिटलिज्म सॉल्व व्हाट टू प्रोड्यूस। अब समझने की कोशिश कीजिए कि अब बात आती है कैपिटलिस्टिक के फीचर तो हम देख लिए, मेरिट्स डिमेरिट्स हम देखेंगे। हमने बात की थी हम ये सारी इकोनॉमीज के जो टाइप्स है वो क्यों पढ़ रहे हैं, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनके आंसर के लिए। आ रही बात समझ में? सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड होगा,
हमने बात की थी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कंज्यूमर ही भगवान होता है, यानी कि जो गुड्स कंज्यूमर डिमांड करेगा उन्हीं गुड्स को हम प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जिस गुड्स की डिमांड होगी उसी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो वो क्या कह रहा है, देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये कि बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे किन गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना है। आ रही बात समझ में? वो कह रहा है हायर द डिमांड, जितनी ज्यादा डिमांड होगी हायर द प्राइस, प्राइस उतना ही ज्यादा क्या होगा हम चार्ज करेंगे। साथ साथ में जितना ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि प्राइस ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कोई 10 रुपए का सामान है जो हम 10 रुपए में सेल आउट कर रहे हैं, अगर उस 10 रुपए की जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो हम उसको अब 12 रुपीज में सेल कर रहे हैं। उसकी कॉस्ट थी सपोज एट 8 रुपीज की, पहले हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए का। तो जिस गुड्स पे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो कहीं ना कहीं उस गुड्स को हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ना। आ रही है बात समझ में? इतनी सी बात क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, जो प्रोडक्ट कस्टमर ज्यादा डिमांड करेंगे उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा उसके प्राइस ज्यादा, जिसके प्राइस ज्यादा उसका प्रोडक्शन ज्यादा। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंज्यूमर डिसाइड्स थ्रू स्पेंडिंग, और कंज्यूमर कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कंज्यूमर इस गुड्स को डिमांड कर रहे हैं। जितना गुड्स पे ज्यादा खर्चा करेंगे कंज्यूमर जिस गुड्स पे, उसी गुड्स को कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परचेज करना चाह रहे हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस तो बड़ा इजी सा हो गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड होगा, जिस गुड्स की ज्यादा डिमांड उस गुड्स का हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे और प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, समझने की कोशिश कीजिए। हमारा मोटिव कैसा है, हमारा मोटिव है प्रॉफिट मोटिव। और प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हम कह रहे हैं एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस होता है तो आता है हमारा प्रॉफिट। सपोज दैट हम कह रहे हैं सेलिंग प्राइस है 10, कॉस्ट है 8 रुपीज की, प्रॉफिट है 2 रुपए का। अब मुझे क्या करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे गुड्स प्रोड्यूस करूं। देखिए तरीका नंबर 1, अगर हम कहें कि पहला तरीका है आप 8 रुपए में प्रोड्यूस कर रहे हो। 8 रुपए में कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी की हेल्प ले रहे हो, 8 रुपए में सामान बन रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। दूसरा मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि आप 10 रुपए, जिस सामान को 10 रुपए में बेच रहे हो, लेबर उसे बना देती है 6 रुपए में ही, और आपको होता है 4 रुपए का प्रॉफिट। तो समझने की कोशिश कीजिए, प्रॉफिट मोटिव है अल्टीमेटली हमारा, 4 रुपए का जहां प्रॉफिट हो रहा होगा हम क्या करेंगे, उसी मेथड से क्या करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कीजिए, जहां कॉस्ट कम होगी उसी तरीके को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे क्या, हाउ टू प्रोड्यूस को सॉल्व करने के लिए। अब हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, वो तो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। हम क्या देख रहे हैं, हम कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप वाला कह रहा है भाई जहां कॉस्ट कम आएगी हम तो क्या करेंगे, उसी मेथड से क्या करेंगे, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। आ रही है बस समझ में? बड़ा ही इजी सा कि प्रोड्यूसर चूज लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिस मेथड से क्या होगी, कॉस्ट कम से कम आएगी, उसी मेथड को क्या करेंगे, हम चूज करेंगे। नेक्स्ट आता है डिपेंड ऑन रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस। रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस, फैक्टर प्राइसेस ये हो गए ना, हमने कह रहे हैं ये है मशीन से पेमेंट बना रहे हैं तो, और ये है हम लेबर की हेल्प से। तो हम क्या कर रहे हैं, लेबर की हेल्प से जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसी को हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। आ रही है बात समझ में? आगे चल सकते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस के बाद आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम है प्राइवेट वाले लोग, मतलब प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं, हमारे पास ही सारी ओनरशिप है सामान किसी भी रिसोर्सेज की, तो हम कह रहे हैं भैया जो पेमेंट ज्यादा करेगा, जो पैसे ज्यादा देगा उसको हम सामान देंगे। यानी जिसके पास होगी बाइंग कैपेसिटी, क्या होगी, जिसके पास बाइंग पावर जिसके पास होगी, उसी पर्सन के लिए हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे गुड्स। आ रही बात समझ में? बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट कहता है अब मेरिट, मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ द कैपिटलिस्टिक। इतनी बात समझ में आ गई। मेरिट्स के बारे में क्या बात करता है, देखो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज के एफिशिएंट एलोकेशन के बारे में। हम कहते हैं जब भी रिसोर्सेज की ओनरशिप होती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस के पास, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस क्या सोच रहा था, अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, देखिए अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि प्राइवेट इंटरप्राइज वाला कह रहा है कि जहां सबसे कम खर्चा लगेगा उसी मेथड से हम क्या करेंगे, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ही हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड को चुना, वैसे ही हमने कहीं ना कहीं क्या किया, अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया। आ रही है बस समझ में? तो ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का सबसे बड़ा मेरिट क्या होता है कि यहाँ पे जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है वो काफी एफिशिएंट होता है। बहुत सोच समझ के हम खर्चा करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमारा ही है।
आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब क्या होता है, जब भी कोई प्राइवेट इंटरप्राइज प्रोडक्शन करता है ना कहीं वो इनोवेशन लाने की कोशिश करता है। वो कहता है हमारा प्रोडक्ट यूनिक लोगों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, समय समय पे हम करेंगे इनोवेशन और समय समय पे हम करेंगे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यानी कि जैसे जैसे टेक्निक एडवांस होती है वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है। इतनी बात आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होती है हमारी टेक्निक क्या होती है, एडवांस होती है। टेक्निक जैसे जैसे इंक्रीज होगी हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैसे होती है, टेक्निक अच्छी करेंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगला कह रहा है कंज्यूमर बेनिफिट। अब भैया देखो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पहले ही कहती हुई आई थी कंज्यूमर ही भगवान है, कंज्यूमर ही सोवरेनिटी है, कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर ही किंग है। अगर ऐसा कुछ है, कंज्यूमर ही भगवान है, तो हम वही गुड्स बनाएंगे जो उससे अच्छे लग रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अल्टीमेट कंज्यूमर का बेनिफिट है ना। अगला कह रहा है इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम यानी कि हर किसी के पास फ्रीडम है, आपको जो परचेज करना है, जो सेल करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट किसके बारे में बात करता है, डिमेरिट्स ऑफ द कैपिटलिज्म, कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उसके डिमेरिट्स यानी कि नुकसान क्या है। सबसे पहली बात समझने की कोशिश करना, हमने बात की थी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, देखिए फॉर होम टू प्रोड्यूस था, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमने कहा जिसके पास बाइंग कैपेसिटी है उसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो इनकम इनइक्वालिटीज हैं वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती है। आ रही बात समझ में? इनकम इनइक्वालिटी होती है किसमें, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। हम कह रहे हैं भाई अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। साथ साथ में लेबर एक्सप्लॉयटेशन। लेबर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि हम कहते हैं जो लेबर्स है ना उनका बुरा होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फोकस किस पे होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करने पे। और कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, जो लेबर है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करेंगे। आगे कह रहा है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। हमारी जो इकोनॉमी है वो इनस्टेबल हो जाती है, यानी कि स्टेबिलिटी से काम नहीं कर पाती। जब ज्यादा पैसा मिल रहा है ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, कम पैसा मिल रहा है कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमी कैसे हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो मोनोपोली फॉर्मुलेशन। अगर आपको पता हो, सपोज दैट हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, यूनिक प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट है। कैसा है, अगर प्रोडक्ट कैसा है, डिफरेंट है, और लोग उसे परसीव करें कि हाँ ये प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा है और हमारे अलावा उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर और कोई नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मन चाहे दाम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे और कहीं ना कहीं एंटर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि इस मार्केट में कोई और पर्सन क्या ना कर पाए, एंटर ना कर पाए। अगर ऐसा कुछ होगा तो इस प्रोडक्ट के केवल और केवल जो सेलर है वो हम ही रह जाएंगे, यानी कि हम हो जाएंगे, मोनो मतलब होता है सिंगल और पॉलीज मतलब होता है सेलर। तो हम कह रहे हैं मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर। जब भी सिंगल सेलर होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्राइस हाई चार्ज होंगे, क्वांटिटी लो सप्लाई होगी। क्या होगा, देखो प्राइस तो हाई चार्ज होंगे और जो क्वांटिटी है वो लो सप्लाई होगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो कहीं ना कहीं ये क्या है, डिमेरिट्स है, सोशली इक्विटेबल नहीं है। आ रही बात समझ में? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहली बात हमने पढ़ा कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के साथ साथ हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। आ रही बात समझ में? चलिए अब इसके बाद क्या चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे हम चलेंगे किसके ऊपर, सोशलिस्टिक इकोनॉमी के ऊपर। तो गाइज हम लोग बात कर रहे हैं अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात, अभी तक हमने बात की थी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हमने पढ़ लिया कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज की ओनरशिप होती है वो प्राइवेट इंटरप्राइजेस के पास होती है। साथ साथ में अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उसकी अगर हम बात करते हैं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव होता है और गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के फीचर्स के बारे में, तो हम कहते हैं राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, फ्रीडम होती है टू इंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, प्रॉफिट मोटिव, कंज्यूमर सोवरेनिटी। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कि कंज्यूमर ही क्या होता है, भगवान होता है, कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है। साथ साथ में अगर हम बात करें कि कंपटीशन होता है, कंपटीशन के साथ साथ हम कह रहे हैं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कैसा हो जाता है, काफ़ी कम। आगे अगर हम बात करते हैं कि हाउ कैपिटलिस्टिक सॉल्व व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हम कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, सबसे पहली बात ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, प्रॉफिट मोटिव, और जिस गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी उसके प्राइस हम ज़्यादा चार्ज कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस,
जिस तरीके से, जिस भी मेथड से गुड्स को प्रोड्यूस करना कॉस्ट एफिशिएंट होगा, यानी कि जिस भी मेथड में कॉस्ट मिनिमम लगी उस मेथड से हम क्या करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो गुड्स हमें उन्हीं लोगों के लिए क्या करने हैं, क्रिएट करने हैं जो लोग क्या करते हैं, गुड्स की बाइंग पावर रखते हैं, यानी जो लोग खरीदने की पावर रखते हैं उन्हीं लोगों के लिए हमें क्या करना है, गुड्स को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट आता है मेरिट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट। मेरिट यानी कि फायदे क्या हैं। सबसे पहली बात हम कह रहे हैं कि जो कस्टमर है उसका हमेशा फायदा रहेगा, कस्टमर हमेशा बेनिफिटेड रहेगा, क्योंकि हम केवल उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि कस्टमर चाहता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम यानी कि कोई कुछ भी परचेज करे सबको फ्रीडम है, कोई कुछ भी बनाए सबको फ्रीडम है। अगला आता है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। जब हमें क्या करना है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव है हमारा, तो प्रॉफिट मोटिव के लिए हम क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिटेड रहेगा। तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता है। डिमेरिट्स क्या कहते हैं, लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस होता है कॉस्ट को रिड्यूस करने पर, तो हम क्या करने लग जाते हैं, वेज रेट को एफिशिएंटली रिड्यूस करने के लिए लेबर का यूज़ ज़्यादा करने लग जाते हैं। साथ साथ में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी होती है और मोनोपॉलीज क्या हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं फ्यूचर में जाके। अब चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो ओनरशिप है वो किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। इस इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। साथ साथ में अगर हम बात करें कि ये जो इकोनॉमी है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा होता है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। वेलफेयर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्सेज का यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज को बनाती है, तो गवर्नमेंट के दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि हम ऐसे गुड्स को बनाएंगे जो कि सोशली ऑप्टिमल है, यानी कि सोसाइटी के लिए नीडेड जो गुड्स और सर्विसेज है ना, हम उनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव अवेलेबल होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो प्राइस कंट्रोल्स हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट अगर सारी गुड्स बना रही है तो प्राइसेस पे कंट्रोल भी किसका रहता है, गवर्नमेंट का प्राइस के ऊपर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी सिस्टम इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट या कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। आ रही बात समझ में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो करंटली सोशलिस्ट इकोनॉमी है, देखिए आपको ये दिख रहा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या, ऐसी इकोनॉमी जिसमें अगर हम कहें मैक्सिमम रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ओनरशिप किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है। साथ साथ में ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। सोशलिस्ट इकोनॉमी का अगर हम एक एग्जांपल बताएं, हमारी बुक वगैरह में लिखा हुआ है कि करंटली ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जो कि प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी है। फिर भी अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना हो हमें, तो हम लेंगे क्यूबा। अगर आपने एक जगह का नाम सुना हो क्यूबा, साथ साथ में अगर आप सुनोगे तो किंग जोन उन की जो नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया भी क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कि क्या है, हमारी प्योरली सोशलिस्ट है। आ रही बात समझ में। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबा की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, हम नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ कोरिया। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ये फीचर्स ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी, किसके फीचर्स के बारे में बात कर रहा है, फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहली बात इसमें जो पॉइंट है वो है कलेक्टिव ओनरशिप। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें रिसोर्सेज की जो ओनरशिप होती है वो होती है गवर्नमेंट के हाथ में। इसी वजह से हम कहते हैं कि रिसोर्सेज की ओनरशिप कलेक्टिव ओनरशिप होती है। साथ साथ में इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि हम कह रहे हैं कि रिसोर्सेज हमें किस मैनर में खर्च करने हैं, उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्लानिंग करती है। अगर आपको पता हो कि पहले थी प्लानिंग कमीशन और अब है नीति आयोग। नीति आयोग क्या करती है, 15-15 साल के प्लान बनाती है, और जो प्लानिंग कमीशन है वो 5-5 ईयर्स के प्लान बनाती थी। तो हम 5 साल के लिए इकट्ठा डिसाइड कर लेते हैं कि हमें रिसोर्सेज आगे आने वाले 5 सालों में किन किन गुड्स को प्रोड्यूस करने में खर्च करनी है। आ रही बात समझ में। क्या ऐसी कोई भी प्लानिंग हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में की थी, आंसर इज नो। हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करते, पर हम किस में प्लानिंग करते हुए चलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम पूरी प्लानिंग करते हैं कि ये जो आने वाले 5 साल है इनमें ये जो गुड्स है वो किस तरीके से क्या होने चाहिए, रिसोर्सेज यूज होने चाहिए। साथ साथ में इसमें क्या कह रहा है, देखो एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, यहाँ जब मेजर रिसोर्सेज ही गवर्नमेंट होल्ड करके रखती है तो प्राइवेट ओनरशिप कैसी होती है, मिनिमम होती है या ऑलमोस्ट जीरो होती है।
जब प्राइवेट ओनरशिप मिनिमम या ऑलमोस्ट जीरो होगी तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस क्या नहीं कर पाएंगे, आपस में कोई कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, हर गुड्स के प्राइस को एडमिनिस्टर करती है, यानी कहीं ना कहीं प्राइस फिक्सिंग करती है। और जब गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर देती है तो आप कितने भी गुड्स बनाओ आपको उतना ही प्राइस मिलेगा अपने गुड्स के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स बना दो और ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स बनाने के बाद पर यूनिट कॉस्ट को डिक्लाइन कर दो तो सेलिंग प्राइस भी डिक्लाइन कर दो, नहीं। यहाँ पे जो प्राइस होता है वो कैसा होता है, देखिए लिख रहा है यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड प्राइस, एडमिनिस्टर्ड यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड प्राइस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है यहाँ जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, जनरली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि प्राइजेज एडमिनिस्टर्ड हैं, कंपटीशन की एब्सेंस है, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन है यहाँ पे, तो साथ साथ में गवर्नमेंट ये अश्योर करती है कि सोसाइटी का ऐसा कोई एरिया ना रह जाए जिसके पास पैसे ना हो। अच्छा, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, अगर आपको पता हो कि हमारे जो टैक्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहे हम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपको पता ही होगा, पर हमारे जो टैक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स और एक होता है हमारा रिग्रेसिव टैक्स। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जो प्रोग्रेसिव टैक्स है वो ये बताता है कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ जब आपका टैक्स भी बढ़ जाता है तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल होता है हमारा इनकम टैक्स, ऐसा टैक्स जो कि इनकम के प्रोपोर्शनेट होता है, इनकम ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा, तो वो होता है हमारा इनकम टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स, अब दूसरा टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज का टैक्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जीएसटी कैसा टैक्स होता है, चाहे आपकी इनकम ज़्यादा हो चाहे आपकी इनकम कम हो, टैक्स आपको भी उतना देना पड़ेगा और किसी पुअर इंसान को भी उतना ही देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करके लेके आते हो, 10 रुपये वाला एक कुरकुरे का पैकेट लाते हो, आपने सुना 10 रुपये दे तुरतुरे, तो हमने यह कहा कि आप क्या लेके आते हो, 10 रुपये वाला एक कुरकुरे का पैकेट लेके आते हो। अब इस 10 रुपये के कुरकुरे वाले पैकेट के पीछे एक वर्ड लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब क्या है कि ये जो 10 रुपये एमआरपी दे रखी है आपको गुड्स की, इसमें टैक्स के अमाउंट इंक्लूडेड है। सपोज दैट ये जो 10 रुपये है इसमें से 9 रुपये तो होंगे गुड्स के प्राइस और 1 रुपया होगा टैक्स का, ठीक है, ये प्राइस है और ये टैक्स है। अब समझने की कोशिश कीजिए, क्या कोई रिच पर्सन आएगा तो 10 रुपये के कुरकुरे का पैकेट उस रिच पर्सन को क्या हम 12 का बेचेंगे या 15 का बेचेंगे? आंसर इज नो। ये 10 रुपये का कुरकुरे का पैकेट कोई रिच आया उसको भी 10 रुपये का मिलेगा और कोई पुअर आया उसको भी 10 रुपये का मिलेगा। आ रही ना बात समझ में? अब देखिए आप सही समझने की कोशिश कीजिए, इतना सब कुछ हम क्यों समझ रहे हैं रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव, क्योंकि हम कहते हैं हमारी जो इंडिया है, सपोज दैट इंडिया में क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है, जितनी ज़्यादा इनकम कमाओगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स के केस में। रिग्रेसिव टैक्स भी है, प्रोग्रेसिव टैक्स भी है। अब हमारी गवर्नमेंट क्या एश्योर करना चाहती है कि अमीर और अमीर ना हो जाए, गरीब और गरीब ना हो जाए। इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच पर्सन्स हैं, जो कौन है, रिच हैं, उनको तो क्या लगाती है, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, और जो पुअर हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पुअर लोगों को देती है सब्सिडी। क्या देती है गवर्नमेंट, रिच पे तो क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, और पुअर को देती है सब्सिडीज। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई एक रिच पर्सन है, सपोज दैट कोई एक रिच पर्सन है और कोई एक पुअर पर्सन है। अब रिच पर्सन के पास कितने रुपए हैं, सपोज दैट रिच के पास हैं 1000 रुपीज़ और पुअर के पास है कितने रुपीज़, सपोज दैट 100 रुपीज़। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, रिच के ऊपर लगाया टैक्स। सपोज दैट गवर्नमेंट ने 1000 रुपये की इनकम पर 20% का टैक्स लगाया, यानी कि 200 रुपये का गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, 200 रुपये का टैक्स लगा दिया। अब ये 200 रुपये का टैक्स लगा के गवर्नमेंट ने 200 रुपये की सब्सिडी किसको दे दी, पुअर को दे दी। तो रिच के पास पैसे कितने रह गए, 800, और जो पुअर है उसके पास पैसे कैसे आ गए, 300। अब जहां पे अगर देखोगे आप, टैक्स लगाने से पहले और सब्सिडी प्रोवाइड करने से पहले जो रिच और पुअर की इनकम के बीच का डिफरेंस था वो 10 टाइम्स था, और अब ये जो डिफरेंस है वो 3 टाइम्स भी नहीं है।
नहीं है ना 3 टाइम्स, तो कहीं ना कहीं इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना इनकम का। पहले अगर हमारी इकोनॉमी में 1000 प्लस, पहले अगर हमारी इकोनॉमी में 1000 प्लस 100 रुपये कमाए जाते थे, यानी कि 1100 रुपये कमाए जाते थे, तो 1100 में से 1000 रुपये रिच ले जाता था, 100 रुपये पुअर ले जाता था। अब हमने क्या करा, इस 1100 रुपये में से 800 रुपये तो दिए रिच को और 300 रुपये दिए पुअर को। कहीं ना कहीं अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, इक्वल, लगभग इक्वल। अब आप कहोगे कि नहीं हमें तो 500 रुपये देने हैं दोनों को, 1100 रुपये में से, या 550 देने हैं। तो देखो ये तो सबकी एफर्ट्स पर डिपेंड करता है कि कौन पर्सन कितने रुपए कमाएगा। फिर भी गवर्नमेंट का क्या रहता है, इसकी कोशिश रहती है कि जब भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या करती है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करने की कोशिश करती है। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आगे बात आती है किसकी, सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स की। मेरिट्स का मतलब क्या होता है, फायदे। क्या होते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के फायदे। सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, बैलेंस डेवलपमेंट। अगर हम बात करें सबसे पहले बात इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, अगर आप देखोगे जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो कहती है भाई एडमिनिस्ट्रेट प्राइस कर दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेट प्राइस का मतलब है आप ना तो किसी से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, आप ना तो किसी से कम प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो अगर किसी पर्सन के पास, सपोज दैट कोई रिच पर्सन है और वो कुछ गुड्स लेने जाता है, शॉपकीपर क्या करता है, 100 रुपये वाला सामान इस अमीर को देख के कितने का देता है, 800 का दे देता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो कहीं ना कहीं इस रिच पर्सन के साथ जस्टिस नहीं हुआ ना। तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट प्राइस करके कहती है कि ये 100 रुपये वाला सामान आप 100 रुपये में ही बेच सकते हो, तो चाहे वो रिच पर्सन आए चाहे वो पुअर पर्सन आए। यानी कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस है ना, हर किसी का फायदा है इससे। आ रही बात समझ में। इकोनॉमिक जस्टिस है, जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज यानी कि जो 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा इसने लिए थे, इन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, कहीं और यूज होंगे। आ रही बात समझ में। साथ साथ में जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, बैलेंस डेवलपमेंट। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जब हमारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है तो उस केस में जो डेवलपमेंट होता है वो बैलेंस्ड नहीं होता। किसी किसी ईयर में तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेप्शनल ग्रोथ होती है, और किसी ईयर में जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो जाती है। तो इस केस में हम कहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, सब चीज़ों को प्लान करती है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्लान करती है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी कैसा होता है, बैलेंस डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क यानी कि सबको काम करने का क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिसोर्सेज को क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहीं ना कहीं रिजर्वेशंस गवर्नमेंट देती है, कोटास गवर्नमेंट देती है। तो रिजर्वेशन और कोटा इन सब की वजह से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या करती है, राइट टू वर्क अश्योर करती है कि हर किसी के पास काम हो। और साथ साथ में सोशल सिक्योरिटी, अगर गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को सिक्योरिटी मेजर्स के लिए भी क्या करेगी, एलोकेट करेगी। तो सोसाइटी के पास क्या होगी, सिक्योरिटी भी होती है व्हेन गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइसेस। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट किसके बारे में बात आती है, डिमेरिट्स ऑफ द सोशलिज्म इकोनॉमी। जो सोशलिज्म इकोनॉमी है उसका डिमेरिट्स। डिमेरिट्स का मतलब क्या होता है, डिमेरिट्स का मतलब होता है नुकसान। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर सपोज दैट हम कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में किसी पर्सन की, गवर्नमेंट ऑफिसेज में किसी पर्सन की जो इनकम है वो है सपोज दैट 50,000 रुपीज़ पर मंथ। अब उस पर्सन को दिन में कितने घंटे काम करना है, 10 आवर्स काम करना है। अब वो पर्सन चाहे 10 आवर्स काम करे, ये सपोज दैट हम कह रहे हैं उस पर्सन को 8 आवर्स काम करना है, तो 8 आवर्स अगर वो पर्सन काम करेगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 8 आवर्स काम करने पे उस पर्सन को मिलेंगे पूरे के पूरे 50,000 रुपीज़। अब वो पर्सन अगर 8 आवर्स से कम काम कर रहा है, सपोज दैट वो केवल 4 आवर काम कर रहा है, तो अभी उसको 50,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। और सपोज दैट वो 6 आवर काम कर, क्या सपोज दैट वो 9 आवर काम कर रहा है, तो अभी उसको कितने रुपीज़ मिल रहे हैं, 50,000। तो एक बात बताओ, ये इस पर्सन का नाम रख देते हैं हम राम। अगर राम की जगह आप होंगे और आपको 8 घंटे काम करने के 50,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, अब उन 8 घंटे में से चाहे आप 4 घंटे काम करो तो भी 50,000 मिलेंगे, 9 आवर्स काम करो फिर भी 50,000 मिलेंगे। तो आप 4 घंटे काम करना पसंद करोगे या 9 आवर्स काम करना पसंद करोगे? आंसर इज हम कितने घंटे काम करना पसंद करेंगे, 4 घंटे। आ रही ना बात समझ में। तो कहीं ना कहीं ये जब आप क्या करोगे, काम को रिड्यूस कर दोगे, कहीं ना कहीं आप क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इंसेंटिव्स, लैक ऑफ इंसेंटिव, यानी कि हम कह रहे हैं कि भाई जब ज़्यादा काम करने पे हमें ज़्यादा रुपए नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बैलेंस काम करेंगे, कम काम करेंगे, रुपए तो हमें उतने ही मिल रहे हैं। पर अगर कहीं आप किसको देखते हो, प्राइवेट इंटरप्राइज को देखते हो, तो प्राइवेट इंटरप्राइज में क्या होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, ओवर टाइम करते हो, तो ओवर टाइम करने में आपको क्या मिलता है, ओवर टाइम अलाउंसेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको, अलाउंस मिलते हैं, या ओवर टाइम प्रीमियम मिलता है आपको। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ इंसेंटिव, यानी किसी भी पर्सन का काम करने का इतना मन करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मैं कितना भी अच्छा काम करूँ, कितना भी कम काम करूँ, जो पैसे हैं या जो मनी कंसिडरेशन है मुझे इतनी ही मिलनी है।
साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी एंड डीलेज मतलब अगर आपको पता हो, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए, सपोज दैट आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना है। अब ये बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह से क्या लिया, ओपिनियन लिया कि ये बैंक अकाउंट मुझे किसी प्राइवेट बैंक में ओपन कराना चाहिए या किसी गवर्नमेंट बैंक में ओपन कराना चाहिए। तो कोई भी अगर ऐसा है पर्सन आपके रिलेशन में, तो वो आपसे कहेगा कि भाई प्राइवेट बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन कराओ, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक वाले लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं क्या देते हैं, सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं। तो बेटर सर्विसेज के लिए आप कहाँ जाओगे, प्राइवेट बैंक्स में। और गवर्नमेंट बैंक्स में कहीं ना कहीं क्या होता है, जो वर्क होता है वो डिले होता है, यानी कहीं ना कहीं आज कह देंगे सर्वर काम नहीं कर रहा, कभी कहेंगे कि क्या नहीं, कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, आ रही बात समझ में, कभी कहेंगे मैनेजर साहब नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं काम क्या होता है, डिले होता है, जब भी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। नेक्स्ट बात आता है लिमिटेड कंज्यूमर चॉइसेस। अब गवर्नमेंट अगर क्या कर रही है, कहीं ना कहीं सारे के सारे रिसोर्सेज को हैंडल कर रही है, तो गवर्नमेंट जो चॉइसेस हमें ऑफर करती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। और वहीं हमने बात की थी प्राइवेट, अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहती है कि कंज्यूमर ही भगवान है, कंज्यूमर जो कह रहा है, जितना कह रहा है वैसा बना के दो। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारे पास जो चॉइसेस होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, और यहाँ चॉइसेस कैसी हैं, लिमिटेड। आ रही है बात समझ में। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सा क्या करते चलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी पर जाने से पहले रीडिंग कर लेंगे हम, ठीक है। जो रीडिंग करेंगे हम, इतना पार्ट तो हमने रीड कर लिया था कि बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी रीड कर ली थी हमने। फिर उसके बाद हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस रीड कर लिया था। बहुत डिटेल्ड रीडिंग नहीं करनी, ऊपर ऊपर से थोड़ी सी रीडिंग करते हुए चलेंगे। अब हमें रीडिंग करनी थी थोड़ी सी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या कह रहा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इन द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम in which all means of production are owned and controlled by private individual for profit। तो वो क्या कह रहा है, ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय क्या है, बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट। आ रही बात समझ में। इस लाइन को आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। कौन सी लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये वाली लाइन की जहाँ पे ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट। इन शॉर्ट प्राइवेट enterprise is the mainstay of capitalism and profit motive it is driving force। तो हम कह रहे हैं प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्स। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि डिसीजंस ऑफ द कंज्यूमर एंड बिजनेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आइडियली द गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल इन मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर दिस सिस्टम। Some examples of capitalist economy may include यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम। हमने बात की थी यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए की, वो क्या होती है भाई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। हांगकांग, साउथ कोरिया, however many of them are not pure form of capitalist but show some features of the capitalist economy। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने बेनिफिट पढ़ते हैं, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो कि द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स दैट प्रोडक्टिव फैक्टर सच एज लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन, माइंस एक्सेट्रा कैन बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप। अगला कह रहा है फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज। ईच इंडिविजुअल वेदर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, रिसोर्स ओनर इज फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, ऑल इंडिविजुअल आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइसेस। आ रही है रिगार्डिंग कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एक्सेट्रा। प्रॉफिट मोटिव में क्या कह रहा है कि प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स इन अ फ्री इंटरप्राइज। प्रॉफिट मोटिव ड्राइविंग फोर्स होता नहीं, प्रॉफिट के लिए ही प्राइवेट इंटरप्राइज वाला पर्सन क्या करता है, काम करता है। अगला कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर क्या होता है, भगवान होता है। कंज्यूमर जो डिसाइड करेगा वैसे ही सोसाइटी के लिमिटेड रिसोर्सेज को हम खर्च करेंगे। कॉम्पिटिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर of capitalist economy। Competition bring out the best among the buyers and seller and result in efficient use of resources। अगला कह रहा है absence of government interference। तो अब purely capitalist economy is not centrally planned, controlled or regulated by government। In this system all economic decisions and activity are guided by self interest price mechanism। यानी कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो कैसा होता है, एब्सेंस होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एब्सेंस होता है। आगे हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करती है। सबसे पहले क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दे रखा होगा यहाँ पे
क्या कह रहा है, दस इफ कंज्यूमर, देखिए लिख रहा है कि द एम ऑफ एंटरप्राइज इज टू अर्न मच मोर प्रॉफिट एज पॉसिबल, दिस कॉज बिजनेसमैन टू compete विद वन अनदर टू प्रोड्यूस दोज गुड्स विच कंज्यूमर विश टू बाय। दस इफ कंज्यूमर वॉन्ट्स, तो क्या कह रहा है, कंज्यूमर जो चाहेगा वो बनाएंगे। दस इफ कंज्यूमर वॉन्ट्स कि मोर कार हमें बनानी चाहिए, देयर विल इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कार, एज अ रिजल्ट प्राइस विल इंक्रीज। यही वाली बात हमने बनाई थी, हम क्या बनाएंगे, कंज्यूमर जो डिसाइड करेगा। अब कंज्यूमर जो डिसाइड करेगा, उसे डिसाइड करने की वजह से जो कंज्यूमर ने डिमांड की है, वो डिमांड की वजह से प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हम कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हम कहीं ना कहीं क्या कहेंगे कि कंज्यूमर जो कह रहा है वही बनाओ। आ रही बात समझ में। अगला पॉइंट कहता है डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करनी है गुड्स। अब ये कैसे डिसाइड करोगे, तो हम कहते हैं एंटरप्राइज विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज चूजिंग दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच रेंडर हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम आएगी वो प्रोड्यूस करेंगे। वेरी गुड। आगे डिसाइडिंग फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए पे करेंगे, बनाएंगे, जो पर्सन बाइंग पावर रखता है उसके लिए हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को बना के प्रोवाइड करेंगे। तो क्या कह रहा है, देखो हायर विल बी हिज बाइंग कैपेसिटी एंड हायर विल बी द डिमांड फॉर गुड्स इन द जनरल। आगे डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविजंस क्या बना के रखेंगे फ्यूचर के लिए। तो वो क्या कह रहा है, देखिए कंजम्पशन एंड सेविंग आर डन बाय कंज्यूमर एंड इंटरेस्ट आर डन बाय एंटरप्रेन्योर्स। Consumer saving among other factors are governed by the rate of interest prevailing in the market. Higher the level of rate of interest on capital, the greater the profit expectation. That is the return on capital. The greater will be investment in the capitalist. The rate of interest on saving and investment rate of are nothing but the price of the capital. तो केवल और केवल क्या कह रहा है, higher the level of income and interest rate, higher will be the saving. यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसी पर्सन की इनकम जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा वो सेविंग करेगा। सपोज दैट हम कह रहे हैं कोई पर्सन कमा रहा है 1 लाख रुपये पर मंथ, तो 1 लाख रुपये में से क्या कर रहा है, 50,000 खर्च कर रहा है, 50,000 बचा रहा है। सपोज दैट उसकी इनकम हो जाती है कल जाके 5 लाख रुपीज़, तो क्या 5 लाख रुपीज़ में से 2,50,000 वो क्या कर देगा, खर्च कर देगा, नहीं। तो 5 लाख रुपीज़ में से क्या करेगा, सपोज दैट 1 लाख उसने खर्च कर दिए, 4 लाख को क्या करेगा, सेव। तो जितनी ज़्यादा इनकम होगी, जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगी, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, सेव करेगा। इस लाइन को भी क्या कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगला कह रहा है, देखिए मेरिट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके क्या मेरिट्स हैं, यानी क्या फ़ायदे हैं। पहला क्या कह रहा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेल्फ रेगुलेटिंग है एंड वर्क ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो कैसी है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, और काम कैसे करती है, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू क्या करती है, काम करती है। अगला, देयर इज नो नीड ऑफ इनकरिंग कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, कोई कॉस्ट वगैरह नहीं लगती, सेल्फ रेगुलेटिंग है, सेल्फ ऑटोमेटिकली क्या करती है, प्राइस को रेगुलेट करती है। अगला, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव रिजल्ट इन ग्रेटर एफिशिएंसी। अब समझने की कोशिश कीजिए, प्राइवेट एंटरप्राइज में अगर मेरा ऑब्जेक्टिव कैसा है, प्रॉफिट मोटिव, मुझे पता है मैं जितना अच्छा काम करूंगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी ना काम करने की। तो वही वाली बात वो कह रहा है कि प्रोफिशिएंसी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। अगला कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर कैपिटलिज्म। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैपिटलिज्म में क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। दिस इज बिकॉज द इन्वेस्टर ट्राई टू इन्वेस्ट इन ओनली दोज प्रोजेक्ट विच आर इकोनॉमिकली फीजिबल। तो केवल और केवल उन्हीं प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाते हैं जो कि कैसे इकोनॉमिकली फिजिबल हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। कैपिटल सिस्टम ऑफर इंसेंटिव, इंसेंटिव यानी जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको। ऑफर इंसेंटिव यहाँ भी ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इनोवेशन करते हो आप, टेक्निकल प्रोग्रेस होती है। आगे कैपिटलिस्ट प्रिजर्व्स फंडामेंटल राइट सच एज राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, कैपिटलिस्ट रिवॉर्ड मैन ऑफ इनिशिएटिव। कैपिटलिस्ट यूजुअली फंक्शन इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। आ रही बात समझ में, केवल केवल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम कर सकती है। आगे, कैपिटलिस्ट सेटअप एनकरेजेस इंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्लास विलिंग टू टेक रिस्क। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर कोई पर्सन एनकरेज इंटरप्राइज है, यानी कि अगर कोई क्या जो इंटरप्राइज है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखता है, तभी वो पर्सन क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सर्वाइव कर सकता है। अगला कह रहा है डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट। डिमेरिट्स क्या है कैपिटलिस्ट के, देयर इज अ वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। अब अगर हम बात करते हैं जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, वहाँ पे क्या था, हमारा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम थी, और यहाँ पे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इनइक्वालिटी क्या होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज़्यादा होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी में कम होती है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। गवर्नमेंट के लिए जो पैसे देगा उसी को हम, जो क्या करेगा, मेहनत करेगा, उससे हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे। रिच पर्सन पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, पुअर पे कम। आगे कह रहा है अंडर कैपिटलिस्ट देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स, यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ह्यूमन राइट से ज़्यादा क्या होता है, प्रॉपर्टी राइट। मतलब जिसके पास पैसे हैं वही क्या कर सकता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, ड्यू टू इनकम इनइक्वलिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड ऑफ द सोसाइटी। इनकम के इनइक्वल होने की वजह से जो डिमांड का पैटर्न है वो क्या नहीं करता, रियल नीड ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। यानी कि एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो ना कि रियल नीड ऑफ द सोसाइटी क्या है, कि अच्छी क्वालिटी का जो फूड है वो हर पर्सन को मिले। पर अगर हम देखेंगे, अगर किसी सोसाइटी में रिच पर्सन ज़्यादा हैं तो वो क्या करेंगे, लग्जरियस फूड की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो डिमांड पैटर्न की रिप्रेजेंट नहीं करता कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि एक्चुअल नीड ऑफ द सोसाइटी क्या है। आगे क्या कह रहा है, देखो, सोशलिज्म लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होती है, मोनोपोलीज क्या होती है, फॉर्म होती हैं, क्योंकि एज लार्ज firm may be able to drive out small ones by fair or foul means। तो जो लार्ज फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, बाय हुक और बाय क्रुक कहीं ना कहीं क्या करती है, छोटी फर्म्स को बाहर निकाल देती हैं। आ रही बात समझ में। और एक्सेसिव मटेरियलिज्म एज वेल एज कॉन्स्पिशियस एंड अनएथिकल कंजम्पशन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और हम कह रहे हैं अगर हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, डिग्रेड होता है, यानी कि एनवायरमेंट को हानि होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अगला कह रहा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या कह रहा है, देखिए, ये बुक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे। द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी वॉज प्रपोन्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स इन देयर वर्क कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड इन 1848। तो 3 क्वेश्चन आपको मार्क करने हैं। सबसे पहली बात, एक बुक का नाम है क्या, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये बुक लिखी किसने थी, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने, और लिखी किस सन में थी, 1948 में। तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने 1948 में एक बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आ रही बात समझ में। ये बात दोनों तीनों लाइन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में, क्या कहा हमने, ये दोनों तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है कि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने क्या करी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक पब्लिश की थी, ठीक है, 1948 में। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, इसके फीचर्स बताए हुए हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के, कि कलेक्टिव ओनरशिप होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस है, रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से मतलब ही नहीं है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट प्राइस होते हैं। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन सिंस द स्टेट इज द सोल एंटरप्रेन्योर, यानी गवर्नमेंट इज द सोल एंटरप्रेन्योर, तो कंपटीशन ही कैसा। आ रही बात समझ में। इसके एग्जाम्पल क्या लिखे हुए हैं, द USSR was an example of socialist economy from 1917 to 1990. In today's world, there is no country which is properly socialist. Other example include वियतनाम, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। हमने बात की थी ना इनकी, कि क्यूबा और नॉर्थ कोरिया को हम क्या मान सकते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी मान सकते हैं। करेंटली अगर हम बात करें, प्योरली सोशलिस्ट तो कोई इकोनॉमी नहीं है, फिर भी अगर हम बात करें कि ये चाइना, वियतनाम, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड की मोस्ट टोटलिजन स्टेट इन अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सोशलिस्ट, द वर्ल्ड मोस्ट टोटलिजन स्टेट इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अनदर एग्जाम्पल कौन से हैं, 4 हैं ये, वियतनाम, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि क्या है, प्योरली सोशलिस्ट है, तो आपको ये 3-4 एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे। एक USSR पूछा जाएगा, एक वियतनाम, चाइना, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। आ रही बात समझ में। देखिए, इकोनॉमिक्स का जो पेपर एग्जाम होता है ना, वो आपके स्टडी मटेरियल से ही होता है इटसेल्फ, और एग्जाम काफ़ी अच्छा होता है अगर आप क्या कर रहे हो, जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं, आप उन वीडियोस को अगर एक बार भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो और साथ साथ में क्या करते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हो। अब क्वेश्चन कौन कौन सॉल्व करने हैं आपको, हम अपनी वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। स्टडी मटेरियल के भी कराएंगे हम, अदरवाइज भी पास्ट ईयर के MTP RTP के क्वेश्चन कराएंगे, वो क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, सॉल्व करने हैं। और फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको सॉल्व करनी चाहिए क्रैकर ऑफ द CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, ओके। उसके बाद बात आती है व्हाट इज डिमेरिट ऑफ द सोशलिज्म। सोशलिस्ट इकोनॉमी के डिमेरिट्स क्या हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी के डिमेरिट्स, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, रिजल्टिंग इनएफिशिएंसी और डिले है, प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड रिजल्टिंग इनएफिशिएंसी डिले। मोर ओवर देयर में ऑल्सो करप्शन, रेड टेपिज्म,
फेवरिज्म, तो हम क्या कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, करप्शन वगैरह भी यहाँ पे क्या होता है, चरम सीमा पे होता है। अगला क्या कह रहा है, इट रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स, क्या फ्रीडम नहीं होती चॉइसेस वगैरह की। साथ साथ में क्या कह रहा है यहाँ पे, बेसिक राइट सच एज राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी क्या होते हैं, एब्सेंस होते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के केस में। उसके बाद वो कह रहा है, इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव्स टू हार्ड वर्क इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। साथ साथ में हम कह रहे हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें हार्ड वर्क अगर कोई पर्सन करता है तो उसे हार्ड वर्क के अगेंस्ट में क्या नहीं मिलता, कोई भी रिवॉर्ड यानी कि कोई इंसेंटिव नहीं मिलता इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस होते हैं, स्टेट मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती है। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर गवर्नमेंट है, इंडियन रेलवे की फैसिलिटी केवल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और अगर हमारी कंट्री ऐसी है जो केवल गवर्नमेंट के पास सारे के सारे क्या है, रिसोर्सेज है, तो गवर्नमेंट मन चाहे प्राइस क्या कर सकती है, चार्ज कर सकती है। अगर ऐसा होगा तो अगर प्राइवेट अगर हम बात करें, अगर ऐसा होगा तो प्राइवेट मोनोपोलीज क्रिएट नहीं होंगी। कैसी मोनोपोलीज क्रिएट हो जाएंगी, स्टेट मोनोपोलीज क्रिएट हो जाएंगी। आगे कहता है, अंडर सोशलिज्म द कंज्यूमर हैव लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस। सोशलिज्म के केस में कंज्यूमर के पास लिमिटेड फ्रीडम होती है चॉइस की। साथ साथ में नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी। पर्सनल एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। और द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल का मतलब है करेंटली ऐसी कोई कंट्री नहीं जो कि क्या हो, प्योरली सोशलिस्ट हो। आ रही बात समझ में। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हमें कहीं ना कहीं किसके बारे में बात करनी है, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करनी है अब हमें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि ऐसी कोई इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी फीचर्स होते हैं एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी फीचर्स होते हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। यानी को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यानी कि अगर ऐसी कोई भी इकोनॉमी है जहाँ पे जो गुड्स की ओनरशिप है वो प्राइवेट इंटरप्राइज के पास भी है और कहीं ना कहीं कुछ ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट इंटरप्राइज के पास भी है कलेक्टिवली, तो इसको हम कहते हैं कौन सी, मिक्स्ड इकोनॉमी। और अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारी इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। आ रही बात समझ में, कैसी है इंडिया, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है ये, फीचर्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो इसको हम क्या करते हैं एक तरीके से, एक मिनट, मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए हम मिक्स्ड इकोनॉमी को हम स्टडी मटेरियल से ही पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मिक्स्ड इकोनॉमी को पढ़ना, ठीक है। चलिए देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ पे, मिक्स्ड इकोनॉमी पे। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी का जो सिस्टम है ना वो ऐसा हमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी समझ लिया और हमने कौन सी इकोनॉमी समझ लिया, हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझ लिया। मिक्स्ड इकोनॉमी पे जो फोकस है वो केवल और केवल कैसा होना चाहिए कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का ही मिक्सचर होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब डायरेक्टली एक बार रीडिंग करेंगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है देखो, द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। In fact, every economy in the real world make use of both market and government, and therefore is mixed economy is in nature is a mixed, तो वो क्या कह रहा है, therefore is mixed economy in its nature। तो हर कोई जो रियल वर्ल्ड में अगर कोई भी इकोनॉमी है तो जनरली वो कैसे, मिक्स्ड इकोनॉमी। In a mixed economy, the aim is to develop system which tries to include best feature of both controlled economy and the market economy। जो mixed economy है उसका फीचर क्या होता है, कहीं ना कहीं एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि कंट्रोल बना के चलने की कोशिश करती है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के ही मेरिट्स लेने की कोशिश करती है। आ रही बात समझ में, वाइल एक्सक्लूडिंग डिमेरिट्स ऑफ द बोथ, यानी कि मेरिट्स को इंक्लूड करती है और डिमेरिट्स को एक्सक्लूड करने की कोशिश करती है। इट अप्रिशिएट्स द एडवांटेज ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज, ये क्या करती है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस के जो फायदे हैं उनको भी क्या करती है, अप्रिशिएट करती है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी विद देयर एम्फेसाइज ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव,
वास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड, the USA, etc., is due to private enterprise. At the same time, it is noticed that private property, profit motive, self-interest of the economy may not be promote the interest of community as a whole. तो हम क्या कह रहे हैं कि आप देखते हो कि जो हमारी USA है, इंग्लैंड है, ये कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं बिकॉज ऑफ इट्स नेचर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. पर कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होने का फ़ायदा USA, इंग्लैंड को मिला है, वो एज अ होल सारी कम्युनिटीज़ को नहीं होता. यानी कि ग्रोथ अगर हुई है तो ऐसा नहीं कहेंगे हम कि कम्युनिटी एज अ होल की ग्रोथ हुई है. कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्युनिटीज़ ऐसी बचती हैं जो कि क्या हो जाता है, कंट्री के डेवलप्ड होने के बाद भी अंडर डेवलप्ड रह जाती है. आ रही बात समझ में. पर अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या करता, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करता और लगभग सारी ही कम्युनिटी को बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश करता. फिर उसके बाद द गवर्नमेंट शुड रिमूव दीज डिफेक्ट्स ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज. यही वाली बात अभी हमने कही थी कि जो गवर्नमेंट अगर है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या करेगी, प्राइवेट एंटरप्राइज के ये डिफेक्ट को क्या करने की कोशिश करेगी, डिफेक्ट को रिमूव करने की कोशिश करेगी. फॉर दिस पर्पज द गवर्नमेंट इटसेल्फ मस्ट रन इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज एंड एलिमिनेट द फ्री प्ले ऑफ प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट. अब इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा. द फ्री प्ले ऑफ द प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट, जिनका मतलब केवल प्रॉफिट कमाना और सेल्फ इंटरेस्ट है, उनको थोड़ा सा एलिमिनेट करना पड़ेगा. और साथ साथ में क्या कह रहा है, प्राइवेट इंटरप्राइज विच हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस इज अलाउड टू प्ले अ पॉजिटिव रोल इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी. साथ साथ में ऐसे प्राइवेट इंटरप्राइज जिनके पास क्या है, ओन सिग्निफिकेंस है, खुद की पावर है, इज ऑल्सो अलाउड टू प्ले अ पॉजिटिव रोल इन मिक्स्ड इकोनॉमी. तो इनको मिक्स्ड इकोनॉमी में पॉजिटिव रोल प्ले करने दिया जाएगा. However, the state imposes necessary measures to control and to regulate the private sector to ensure that they फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन. हाउएवर, जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं क्या इम्पोज करता है, नेसेसरी मीजर्स को इम्पोज करता है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर. ये स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं क्या करती है, नेसेसरी कंट्रोल्स और रेगुलेशन लगाने की कोशिश करती है किस पे, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर. क्या करने के लिए, टू इंश्योर दैट दे फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन. यानी कहीं ना कहीं जो हमारी प्राइवेट सेक्टर्स है वो क्या कर पाए, वेलफेयर के बारे में सोचे लोगों के. इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है. आ रही बात समझ में. उसके बाद देखिए हम देखते हैं आगे फीचर्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी. देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी के कितने फीचर्स हैं. सबसे पहला फीचर क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी का, कि को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. मिक्स्ड इकोनॉमी में सबसे पहली बात तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों भी सेक्टर की क्या होती है, को एग्जिस्टेंस. The first important feature of a mixed economy is the coexistence of both private and public enterprise. आ रही बात समझ में. In fact, in a mixed economy, there are three sectors of industries: private sector, public sector, combined sector. प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस सेक्टर इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये तो इस नाम से समझ में आ रहा है. पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर नॉट प्राइमरी प्रॉफिट मोटिव बट आर सेट अप बाय द स्टेट फॉर वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी. मतलब वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट क्या कर लेती है, जो स्टेप लेती है, ऐसे सेक्टर्स को कहते हैं हम पब्लिक सेक्टर. आ रही बात समझ में. इनका जो पहला प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है, इनका प्राइमरी मोटिव होता है सोशल. आगे आता है कंबाइंड सेक्टर, अ सेक्टर इन विच बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंटरप्राइज हैव इक्वल एक्सेस. ऐसा कोई सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट का और प्राइवेट इंटरप्राइज का इक्वल एक्सेस होता है, वो होता है हमारा कंबाइंड सेक्टर. फिर उसके बाद कह रहा है लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट टू जॉइंट सेक्टर. इसको कहते हैं जॉइंट सेक्टर क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक दोनों हैं. आगे कह रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी हैज़ द फॉलोइंग मेरिट्स अवेलेबल टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. कुछ मेरिट्स हैं जो कि क्या होते हैं, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों से मिलके आए हैं. सबसे पहला कह रहा है इकोनॉमिक फ्रीडम, ये बढ़ के आए हम. प्राइस मैकेनिज्म, कॉम्पिटिशन फोर्सेज, कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड क्योंकि कंज्यूमर सोवरिटी है, क्योंकि कंज्यूमर सोवरिटी कहाँ से आया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से. और अगर हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ से आया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से. कंपटीशन फोर्सेस, प्राइस मैकेनिज्म कहाँ से आया है, सोशलिस्ट इकोनॉमी से. एप्रोप्रिएट इंसेंटिव फॉर इनोवेशन कहाँ से आया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से. एंटरप्राइज को एनकरेजमेंट कहाँ से आया, रिस्क टेकिंग कहाँ से आया है, अगेन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से. एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग हम कहाँ करते हुए चलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी में. वहाँ कहाँ से है, सोशलिस्ट से. आगे कह रहा है कि
comparatively greater economies and socially equitably and freedom from exploitation. freedom from exploitation इन exploit होने से हम कहाँ बचते हैं, कहीं ना कहीं comparatively greater economies and social inequality कहाँ पे होती है हमारी, अगर एक्सप्लॉइट होने से क्या होना है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, ग्रेट स्टेट पार्टिसिपेशन, ये किसकी वजह से है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट होने से आप क्या करते हो, बचते हो। आगे क्या होता है, क्योंकि हमने देखा था जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट, तो हम कह रहे हैं किसी भी तरीके से प्रॉफिट आने दो बस। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है कि भाई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या करना, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना। आ रही बात समझ में। डिसएडवांटेज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एडवर्ट थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हम कहते हैं जो कट थ्रोट कंपटीशन था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, किसकी वजह से, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से वो कंपटीशन भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। हाउएवर मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ, फिर भी मिक्स्ड इकोनॉमी हमेशा एक गोल्डन पाथ नहीं होता। जब गोल्डन पाथ नहीं होता, जैसे उसने ऐसे कह दिया, यानी कि कुछ ना कुछ डिमेरिट्स हैं जो कि अवेलेबल होंगी मिक्स्ड इकोनॉमी में। पहली डिमेरिट क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी समटाइम करेक्टराइज बाय एक्सेसिव कंट्रोल बाय द स्टेट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। ये मिक्स्ड इकोनॉमी कभी कभार क्या करती है, ज़्यादा मिक्स्ड इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेशन है वो किसका हो जाता है, गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से इंसेंटिव कॉन्स्टेंट ग्रोथ, ये ग्रोथ वगैरह और इंसेंटिव वगैरह में रिडक्शन आ जाता है। आ रही बात समझ में। अगला कह रहा है मोर ओवर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक बैलेंस बनाने में भी क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट कह रहा है इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट initiative the private sector is likely to grow disproportionately, the system would then resemble capitalist with all its disadvantage। तो कहीं ना कहीं वो क्या कह रहा है, जो एब्सेंस होता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का, यानी गवर्नमेंट अगर समय पे ठीक से क्या ना करे, इंटरफेयर ना करे, तो इस केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं प्राइवेट इंटरप्राइज वाले क्या कर देंगे, मार्केट को क्या कर देंगे, एक्सप्लॉइट कर देंगे। आ रही बात समझ में। तो क्या कह रहा है, इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्राइवेट इंटरप्राइज क्या होगा, लाइकली टू ग्रो डिसप्रोपोर्शनेटली। अगर गवर्नमेंट ने सही से इंटरवेंशन नहीं किया तो जो प्राइवेट इंटरप्राइज है वो क्या डिसप्रोपोर्शनेटली क्या करेंगे, ग्रो करने लगेंगे। आ रही ना बात समझ में। उसके बाद देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप रफली क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अप्रॉक्स 48 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में और इजीली वो क्वेश्चन आप सबसे हो जाएंगे। देखिए वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, क्योंकि 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आ रही बात समझ में। चलिए जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिस्ट ने डिसीजन मेकिंग को इंपॉर्टेंट क्यों कहा। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हमने कुछ तो सॉल्व कर ही लिए थे कल, हम लोगों ने कल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मधु वाला क्वेश्चन वगैरह ये सब हो चुके थे हमारे पहले वाली लेक्चर में। देखिए दूसरा 21 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इकोनॉमिक गुड्स आर कंसीडर स्केयर्स रिसोर्स बिकॉज दे आर cannot be increased in quantity, do not exist in adequate quantity to satisfy requirement of the society, are of primary importance, या फिर अगर हम बात करते हैं are of primary importance satisfying social requirement, या are limited to man made goods। तो हम कह रहे हैं इकोनॉमिक गुड्स स्केयर्स होते हैं क्योंकि हम इनको, ये जो हैं गुड्स वो एग्जिस्ट नहीं करते एडिक्वेट क्वांटिटी में टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, है ना। आ रही ना बात समझ में। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। अगला क्या कह रहा है, देखो कि इन अ फ्री मार्केट, अगला क्या कह रहा है, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज डिटरमाइंड बाय। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है, फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी कौन सी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्स एलोकेशन डिटरमाइंड बाय कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर जो कहेगा वैसे हम रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, डिमांड, है ना। आ रही है ना बात समझ में कि जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अच्छा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज अ प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, डिमांड, सप्लाई, एफिशिएंसी या प्राइस। अच्छा, अगर वो बात कर रहा है प्रिंसिपल मीन्स की तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं क्या बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस की वजह से क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज क्या होगा यहाँ पे, प्राइस। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज डिसएडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम यानी कि फ्री मार्केट सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है, इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो सीधा सीधा से समझ में आ रहा है कि इनकम क्या हो जाएगी, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अगर हमने क्या करा, रिसोर्सेज को क्या किया है,
फ्री मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू अ मार्केट इकोनॉमी, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि मार्केट इकोनॉमी को अप्लाई नहीं करता। मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट, फर्म डिसाइड टू whom hire and what to produce, firms aimed at maximize profit, household decide which firms to work for and what to buy, या गवर्नमेंट पॉलिसीज आर प्राइमरी फोर्सेज ऑफ द गाइड। बताओ गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या प्राइमरी फोर्सेज होती हैं? आंसर इज नो, तो यही होना चाहिए 25th का क्या होना चाहिए? डी। फिर उसके बाद कह रहा है इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी, all economic decisions are taken by private enterprise, या economic decisions are partly taken by state and partly by the private enterprise, partly by the state, partly by the private enterprise. Central problem in economics is that of, central problem क्या होगी किसी भी इकोनॉमी की? सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है अगर हम देखें तो कि कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमीज। साथ साथ में किसके बारे में बात कर रहा है? गारंटिंग द प्रोडक्शन अकर्स इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर, जो प्रोडक्शन है वो अकर हो रहा है मोस्ट एफिशिएंट मैनर में। या फिर वो क्या कह रहा है? गारंटिंग अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम ऑफ एवरी सिटीजन, या एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज, एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज, तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अगला कह रहा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चूजन इन अ, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कैपिटल अबंडेंट कंट्री, यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज बेटर, लेबर सरप्लस, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, जो इकोनॉमी कैसी होगी? कैपिटल सरप्लस वाली होगी, जहाँ प्राइस ऑफ कैपिटल कम होंगे, वहीं पे से क्या करेंगे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 सेंट्रल क्वेश्चन दैट आर स्टडी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हु प्रोड्यूस व्हाट, कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस, यानी कि व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस, यही होना चाहिए 29th का बी, क्योंकि हम कहते हैं हु कंज्यूम्स व्हाट, यानी कि हाउ, whom टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हु प्रोड्यूस व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, बी होगा इसका। व्हेन अ गुड्स प्रोड्यूस, कब गुड्स प्रोड्यूस होना चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता। लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर, अगर करेंटली हम क्या करेंगे? कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो फ्यूचर में जाके कैसे गुड्स बन जाएंगे? कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बन पाएंगे। द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर सोसाइटी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म। 31 का बी। 32 मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कैरसिटी, द नेशनल इनकम एंड ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल, तो क्या होना चाहिए इसका? यही होना चाहिए नेशनल इनकम एंड ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल। अगर आपने अभी भी यूनिट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो देख के आए, क्वेश्चन आपसे इजीली हो पाएंगे। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म। एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटीज आर मिनिमम अंडर, एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटीज कहाँ मिनिमम होती हैं? सोशलिस्ट में, कैपिटलिस्ट में, मिक्स इकोनॉमी में, नन। एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटीज कहाँ मिनिमम होती हैं? अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होती हैं? मिनिमम होती हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटीज। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस रेफर्स टू प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, नहीं, प्राइस डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली द गवर्नमेंट। In economics, the central economic planning means outwards restricted, limited consumer. There will always be certain level of resources are not always allocated in an optimal manner. तो अगर in economic central economic problem क्या होती है कि resources are not always at there will always certain level of unemployment output restricted to, या consumer do not have, तो कौन सा क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है ये? आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड लेवल, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो आउटपुट है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे। स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय, स्कैरसिटी की जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? हमने बात की थी पिछली क्लास में, स्कैरसिटी की डेफिनेशन दी थी लियोनल रॉबिन या रॉबिन्सन ने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। साथ साथ में डेफिनेशन ऑफ साइंस विच डील्स विद वेल्थ ऑफ नेशन इज गिवन बाय एडम स्मिथ। हमने बात की थी कि अगर ऑफ नेशन की बात आती है तो एडम स्मिथ आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का इनमें से क्या फीचर नहीं है? कंपटीशन, नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, सी, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव ही होता है मेनली किसमें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। आगे कहता है देयर इज नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, बोथ ए एंड बी होना चाहिए, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, वांट्स भी अनलिमिटेड है। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इज, जो इकोनॉमिक स्टडी का बेनिफिट है वो क्या है? इकोनॉमिक स्टडी का क्या कह रहा है? बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी it ensures that all problems will be appropriately tackled, it helps in identifying solution,
इट इनेबल एग्जामाइन अ प्रॉब्लम इन राइट पर्सपेक्टिव या इट गिव्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन। क्या होना चाहिए इसका, हम बात करते हैं किसकी, बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी क्या है कि इट इनेबल्स टू एग्जामाइन अ प्रॉब्लम इन अ राइट पर्सपेक्टिव। राइट पर्सपेक्टिव में हमें कहीं ना कहीं क्या मिल जाता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स होती है जो फिल द गैप करती है, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहती हैं। ये हमने पढ़ाई था पिछली क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ पर्टिकुलर हाउस होल्ड इन अ पर्टिकुलर फर्म। इकोनॉमिक कंडीशन नन, बोथ ए एंड भी होना चाहिए इसका, क्योंकि माइक्रो पर्टिकुलर पे फोकस करती है और मैक्रो किस पे फोकस करती है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन पे फोकस करती है। तो 43 का क्या होगा, डी। Mr. Satish hired a business consultant to guide him for growth of his business. The consultant visited his factory and suggested some changes with respect to staff appointment, loan availability and so on. Which approach is that consultant using? Micro, macro, none, both A and B। बताइए, सतीश ने क्या करा, एक बिजनेस कंसल्टेंट को हायर किया है उसे गाइड करने के लिए बिजनेस की ग्रोथ के लिए। कंसल्टेंट ने विजिट किया उसकी फैक्ट्री को, सजेस्ट किए कुछ चेंजेस। बताइए कौन सी है, माइक्रो है, मैक्रो है, नन है या बोथ ए एंड बी है। तो क्या होना चाहिए, ये होगी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, क्योंकि पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात हो रही है। प्रॉफिट मोटिव इज अ मेरिट ऑफ, प्रॉफिट मोटिव किसका मेरिट होता है, प्रॉफिट मोटिव इज अ मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही प्रॉफिट मोटिव होता है। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड अ कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है सीधे सीधे। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिजनेस इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग करेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट्स टू इंडिकेट हाउ बिजनेस पॉलिसीज आर फर्मली रूटेड इन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ये भी ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक टेक्स अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच। तो ऑल ऑफ द अबव क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। साथ साथ में अनलिमिटेड एंड्स एंड लिमिटेड वांट्स, एंड्स का मतलब होता है रिसोर्सेज और लिमिटेड अनलिमिटेड एंड्स का मतलब होता है वांट्स और लिमिटेड मीन्स टुगेदर प्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी चॉइस। अगर हम कहते हैं कि हमारी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो इनकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम जन्म लेती है, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम नहीं, चॉइस की प्रॉब्लम। हमने कहा था ना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जब स्कैरसिटी होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसी के साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल के हो जाते हैं समाप्त। आ रही बात समझ में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात इस चैप्टर का करना है आपको थोड़ा सा रिवीजन, और इस चैप्टर के रिवीजन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस लेक्चर के बाद का एक लेक्चर रखेंगे जिसमें कि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे MTP, RTP, पास्ट ईयर पेपर सारे के सारे क्वेश्चंस उसके रखेंगे हम। आ रही बात समझ में। तो आपको क्या करना है, जब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, और आप चाहें तो थोड़ा सा रिवीजन हम क्या कर सकते हैं, अभी के अभी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा करेंगे हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, तो उन क्वेश्चंस से पहले हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को सबको खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।